अध्याय 421 असामान्य सन्नाटा। फ्रांका ने भी पैरों के निशान और निशानों पर गौर किया। कुछ देर तक उन्हें ध्यान से देखने के बाद उसने कहा, पिछले 2 हफ्तों में कम से कम 4 लोग यहाँ साथ आए हैं। मैपू मेयर के साथी हैं? लुमियन ने उस ढहे हुए हिस्से को देखा जिसे भर दिया गया था और कुछ पल सोचने के बाद कहा, सबसे जरूरी ये नहीं है कि उसके साथी हैं या नहीं, बल्कि ये है कि वे यहाँ कर क्या रहे हैं। अगर ये वाकई मैपू मेयर है ना, कि गुफा खोजने वालों की कोई रैंडम टीम, तो वो लंबे समय से जानता था कि इस जगह को ऑफिशियल बियॉन्डर्स ने तबाह कर दिया था। यहाँ कुछ भी कीमती नहीं बचा होगा। वो हाल ही में यहाँ लोगों को क्यों लाया? श्रद्धांजलि देने के लिए? ये नामुमकिन नहीं है, फ्रांका बड़बड़ाई। क्या होगा अगर उसने कुछ हासिल कर लिया हो और उसे मदर ट्री ऑफ डिजायर से नया वरदान मिला हो और वो एक फॉलन ट्री स्पिरिट बन गया हो? इसे बेबी क्यूपिड के रूप में भी जाना जाता है। दिल के मामलों में एक विकृत इच्छा होनी चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे सुजाना मैटिस ने चार्ली के साथ किया था। इसलिए मैपू मेयर का अपने मृत प्यार को श्रद्धांजलि देने के लिए विशेष रूप से आना पाथवे की विशेषताओं में फिट बैठता है। लेकिन उसे अपना परफॉर्म देखने के लिए 3 या 4 लोगों को लाने की जरूरत नहीं है ना? लुमियन ने अपने आसपास का जायजा लिया। शायद उसने ये जानबूझकर नहीं किया, बल्कि बस इत्तेफाक से यहाँ से गुजरा। फ्रांका तुरंत लुमियन का इशारा समझ गई। क्या आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि मैपू मेयर और उसके साथी मार्केट डिस्ट्रिक्ट के अंडरग्राउंड इलाके में अक्सर आते जाते रहते हैं? लुमियन ने संक्षेप में अपनी सहमति दी। मेरा अब मानना है कि मैपू मेयर मुझसे निपटने के लिए मार्केट डिस्ट्रिक्ट में वापस नहीं आया। वो शायद अंततः बदला लेने की कोशिश करे, लेकिन वो परिणाम होगा, प्रक्रिया नहीं। क्या उनका टारगेट मार्केट डिस्ट्रिक्ट में जमीन के नीचे कुछ है? फ्रांका ने अपनी भौहें सिकोड़ी। लेकिन शैडो ट्री तो बुरी तरह डैमेज हो गया है। इस जगह के बारे में इतना खास क्या है? ऐसा तो नहीं हो सकता कि फोर्थ एपोक ट्रियर का एंट्रेंस मार्केट डिस्ट्रिक्ट के नीचे हो। फ्रांका अचानक रुक गई। ये नामुमकिन नहीं था। लुमियन ने जल्दी से मार्केट डिस्ट्रिक्ट की स्थिति और सुनी हुई विभिन्न अफवाहों को याद किया। अचानक उसे कुछ याद आया। मैडम मैजिशियन की डॉल मैसेंजर को साले डे बालब्रिस से सख्त नफरत थी। उसका दावा था कि उस इलाके के नीचे पुरानी हड्डियां दबी हुई थीं। ये मार्केट डिस्ट्रिक्ट के नीचे एक अनोखी स्थिति की ओर इशारा करता था। इसके अलावा साले डे बालब्रिस के सामने वाली बिल्डिंग के बारे में शक था कि वो एग्लिस सेंट रॉबर्ट के पुराने कब्रिस्तान से जुड़ी थी। लुमियन ने तुरंत ये जानकारी फ्रांका के साथ साझा की, इसके पहले कि वे तबाह हुई बली वाली खदान से बाहर के निशानों का पीछा करना जारी रखते। वाकई कोई समस्या है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। उस मैसेंजर को बाद में बुलाकर पूछना, फ्रांका ने मार्केट डिस्ट्रिक्ट के खराब फेंगशुई की शिकायत करते हुए कहा। वो लुमियन के पीछे पीछे चली, उसे उसके मिशन में रहस्यमयी सहायता प्रदान करती रही। वे दोनों जमीन के और भी गहरे नीचे चले गए, लेकिन आखिरकार उन्होंने अपने टारगेट का सुराग खो दिया। मैपू मेयर के ग्रुप के संदिग्ध सदस्यों ने कई जाने पहचाने और लंबे समय से इस्तेमाल किए जा रहे टनल को पार किया था, जहां अक्सर गुफा खोजने वाले, स्मगलिंग करने वाले और मशरूम उगाने वाले नागरिक आते जाते थे। उनके निशान 10 दिनों से अधिक समय बाद में आने वालों द्वारा प्रभावी ढंग से छिप गए थे। लूमियन अपने ऊपर एक लाल आग के गोले के साथ रुक गया और आगे की घुप अंधेरी खदान को देखने लगा। वो काफी देर तक चुप रहा। उसके विचार रहस्य में डूबे हुए थे। फ्रांका जाने का सुझाव देने ही वाली थी कि लूमियन अचानक बोला, क्या तुम्हें नहीं लगता कि पिछला 1 महीना या उससे ज्यादा समय से मार्केट डिस्ट्रिक्ट असामान्य रूप से शांत रहा है? शांत से आपका क्या मतलब है? फ्रांका ने अनचाहे में पलट कर पूछा। 007 को तो निश्चित रूप से ऐसा नहीं लगा। लुमियन ने अपनी बात पर विचार किया और जारी रखा, मुझे इसे दूसरे तरीके से कहने दो। बियॉन्डर समस्या के अलावा जो हमने पैदा की, क्या मार्केट डिस्ट्रिक्ट रहस्यमयी घटनाओं के मामले में अजीब तरह से शांत नहीं है? नहीं। और सटीक रूप से कहूं तो शैडो ट्री के बुरी तरह डैमेज होने के बाद पाखंडी बेहद निष्क्रिय हो गए हैं। सही। कोई नया गुट छोटी भीड़ को निगलने के लिए उभर कर नहीं आया है और न ही सावोई मॉब के साथ संघर्ष में शामिल हुआ है। कोई भी संदिग्ध बलि के मामले नहीं आए हैं। यहाँ तक कि उन लोगों में भी जो गुप्त रूप से प्रचार करते हैं। मेरा सामना केवल सिख चर्च के एक जालसाज से हुआ, और वह भी एक साधारण व्यक्ति था। शैडो ट्री की घटना के बाद से लुमियन और फ्रांका का सामना जिन सच्चे पाखंडियों से हुआ था, वे सिनर्स ऑर्गेनाइजेशन के गुइलाउम बेनेट और ब्लिस सोसाइटी की बीट्राइज इन कोर्ट थे। हालांकि उन्होंने उन सुरागों का पीछा किया था जो मार्केट डिस्ट्रिक्ट के भीतर नहीं थे। रोज स्कूल ऑफ थॉट के वेयरवोल्फ को मुश्किल से ही एक माना जा सकता था, लेकिन वो शैडो ट्री की घटना के बाद का परिणाम था। डेमनेस सेक्ट के ब्राउन सौरॉन को केवल आधा तत्व माना जा सकता था। इस संगठन का एक ठोस इतिहास था और वे इस दुनिया की दुष्ट सत्ता में विश्वास करते थे, न कि एलियन दुष्ट देवताओं में। फ्रांका दंग रह गई। क्या ये नॉर्मल नहीं है? गुप्त संगठन जो दुष्ट देवताओं में विश्वास करते हैं, उन्हें गुप्त रूप से काम करना चाहिए।
अगर वे आप जैसे किसी व्यक्ति से हर दिन टकराते तो वे बहुत पहले ही मिटा दिए गए होते। देखो, हमने पहले मैपू मेयर को मार्केट डिस्ट्रिक्ट में लौटते हुए नहीं देखा। अगर कोई और होता तो तुम्हारी बात में कोई समस्या नहीं होती, लेकिन मेरे अंदर एक एलियन दुष्ट देवता का दूत सील है। मैडम मैजिशियन की कचरा रिपल्शन कन्वर्जेंस थ्योरी के अनुसार कोई असामान्य कारण जरूर होना चाहिए कि मेरा इतने लंबे समय से परेशानी पैदा करने वाले किसी पाखंडी से सामना नहीं हुआ। टर्मेबोरोस हाल ही में बहुत ज्यादा शांत रहा है। लुमियन के विचार तेजी से दौड़ रहे थे और उसने फ्रांका से कहा, क्या तुम मुझ पर ड्रीम डिविनेशन का इस्तेमाल करके मुझे कुछ याद करने में मदद कर सकती हो? नहीं। शायद एक शक्तिशाली सीयर कर सकता है, लेकिन मैं नहीं। फ्रांका ने अपना सिर हिलाया। आप क्या याद करना चाहते हैं? आप मैडम हेला की मदद ले सकते हैं। वह निश्चित रूप से अब एक असली ड्रीमस्केप बना सकती हैं। लुमियन ने धीरे से सिर हिलाया और जवाब दिया, मैं एक एड्रेस याद करना चाहूंगा जहां संदिग्ध पाखंडी रहते हैं। मैं इसे चेक करने का प्लान बना रहा हूं और देखना चाहता हूं कि क्या वे गायब हो गए हैं, छिप गए हैं या चुप हो गए हैं। हाँ, फिलहाल मैडम हेला को परेशान करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि किससे पूछना है। यह वो सावधानी से बोल्ड मान्यताओं पर आधारित पुष्टि कर रहा था। लुमियन को ऊपर जमीन की तरफ लौटते देख फ्रांका ने जल्दी से पूछा, क्या एड्रेस? आप किससे पूछ रहे हैं? हम बाद में बात करेंगे। पहले क्वार्टियर डी नोएल में रुए डी स्कॉच ब्रूम की ओर चलते हैं। लुमियन ने बिना पीछे मुड़े कहा। यह एड्रेस इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? फ्रांका ने एक पल के लिए सोचा और उसके पीछे पीछे चली। जैसे ही वो सतह के करीब पहुंची, उसे आखिरकार याद आ गया। मैडम पुआलिस का पता, कोडू से मैडम नाइट, डॉट डॉट डॉट, क्वार्टियर डी नोएल रुए डी स्कॉच ब्रूम। ये उपनगरीय इलाका विला जैसी इमारतों से भरा था, जिनमें से प्रत्येक का लॉन सड़क की ओर और पीछे एक बगीचा था। लुमियन उन परछाइयों में चला जहां स्ट्रीट लैंप नहीं पहुंच सकते थे, हर इमारत के लॉन और बगीचों का सावधानी पूर्वक निरीक्षण करते हुए। फ्रांका ने भी वही किया। मैडम पुआलिस के घर का नंबर जाने बिना उन्हें फैसला लेने के लिए असामान्य रूप से जोरदार और जीवंत पौधों पर भरोसा करना पड़ा। जैसे ही वे सड़क के अंत के करीब पहुंचे, लुमियन और फ्रांका ने एक साथ एक बगीचे पर ध्यान दिया जो खिले हुए फूलों से भरा था, जो पौधों के एक हरे भरे जंगल जैसा लग रहा था। बगीचे वाली वो धूसर सफेद इमारत बिना रोशनी के दिखाई दे रही थी, अंधेरे में सो रही थी, जो पारिवारिक जीवन से भरे आसपास के घरों के बिल्कुल विपरीत थी। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ लंबे समय से कोई नहीं रहा है। फ्रांका लुमियन की चिंताओं को समझने लगी। क्या नाइट स्टॉकर्स की सदस्य मैडम पुआलिस भी बाहर चली गई हैं और खुद को चुपचाप छिपा लिया है? लुमियन ने कुछ देर तक देखा और सुना, ताकि ये कंफर्म हो सके कि इमारत खाली थी। फिर उसने तार का एक टुकड़ा निकाला, दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ। इस प्रक्रिया के दौरान फ्रांका ने मिस्टिसिज्म के माध्यम से पुष्टि करने के लिए मैजिक मिरर डिविनेशन का इस्तेमाल किया। लिविंग रूम फर्नीचर से खाली था, कपड़े बहुत पहले जा चुके थे। मेज पर धूल जमा हो गई थी, जिससे संकेत मिलता था कि वहां कुछ समय से कोई नहीं रहा था। लुमियन घर में और अंदर गया और फ्रांका उसके पीछे सावधानी से चली, किसी भी चीज के पास जाने या छूने की हिम्मत नहीं की। कॉफी टेबल पर पहुंचने पर लुमियन नीचे झुका और उसने एक लावारिस अखबार उठाया। हालांकि ये चूहों के काटने से फटा हुआ था, फिर भी कुछ अवशेष बचे थे। लुमियन ने चांदनी में अखबार की जांच की और फुसफुसाया, जुलाई की शुरुआत। इसका मतलब है कि मैडम पुआलिस मेरे लुई लैंड से पता मिलने के तुरंत बाद नहीं गई थी, और न ही वो शैडो ट्री की घटना के तुरंत बाद चली गई थी। वो कुछ समय तक रुए डी स्कॉच ब्रूम पर रहीं और अज्ञात कारणों से इस जगह को छोड़ने का फैसला किया। कुछ तो वाकई गड़बड़ है, फ्रांका ने गंभीर भाव के साथ कहा। उन्होंने जल्दी से इमारत की तलाशी ली और फिर अपनी अगली मंजिल के लिए एक किराए की गाड़ी में सवार हो गए। लॉरेंट से इंटरस्टेलर ब्रिज का विज्ञापन करने वाला एक पुराना अखबार मिलने पर, जो ऑबर्ज डू कॉक डोरे का पूर्व किराएदार और अब ले पैटे ट्रिएरियन का डिप्टी एडिटर था, लुमियन और फ्रांका क्वार्टियर 2 में 9 रुए सेंट मार्टिन पहुंचे। 5वीं मंजिल एक ऑफिस था, जिसे जालसाजों और संदिग्ध पाखंडियों के एक ग्रुप ने किराए पर लिया था। उनका मकसद क्रिम्सन मून तक एक इंटरस्टेलर ब्रिज बनाने के लिए फंड जुटाना था। धुंधली चांदनी के नीचे पूरी 5वीं मंजिल अंधेरे में डूबी हुई थी। लुमियन ने सावधानी से हाथ बढ़ाया और अपार्टमेंट जैसे ऑफिस का दरवाजा धकेलकर खोल दिया। खिड़की से छनकर आती क्रिम्सन चांदनी ने जमीन पर बिखरे कागजों को उजागर किया। जटिल मैकेनिकल सिंबल और पेचीदा ब्रिज डायग्राम ने ऐसे कॉन्सेप्ट्स दिखाए जो काल्पनिक और प्रशंसनीय दोनों लगते थे। दराजों में से कई खुले थे, किसी भी सामान से खाली थे, जैसे कि पुलिस के आने का एहसास होते ही जालसाज जल्दबाजी में पीछे हट गए हों। लिखित जानकारी और मौके पर मौजूद विभिन्न निशानों के आधार पर लुमियन और फ्रांका ने निष्कर्ष निकाला कि ये मंजिल लगभग 2 हफ्तों से खाली थी। निश्चित रूप से कुछ असामान्य है, फ्रांका ने टिप्पणी की।
विभिन्न संगठनों के पाखंडियों ने अचानक अपनी एक्टिविटीज कम क्यों कर दी हैं, खुद को छिपा लिया है और चुप हो गए हैं? लुमियन का चेहरा गंभीर हो गया और उसने भारी आवाज में कहा, यह असामान्यता बताती है कि कुछ बड़ा होने वाला है। फ्रांका के जवाब का इंतजार किए बिना उसने उसे निर्देश दिया, 007 से संपर्क करो और सिख चर्च के बारे में किसी भी जानकारी के लिए पूछो। साथ ही ये भी पता लगाओ कि एग्लिस सेंट रॉबर्ट के पुराने कब्रिस्तान में क्या समस्याएं छिपी हो सकती हैं। मैं मैडम मैजिशियन को एक पत्र लिखूंगी और अपनी फाइंडिंग्स और अटकलें साझा करूंगी। उसने पुरानी हड्डियों के मतलब के बारे में डॉल मैसेंजर से पूछने का भी प्लान बनाया। ठीक है, फ्रांका ने तुरंत जवाब दिया। डॉट 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 ऑबर्ज डू कॉक डोरे, रूम 207। लुमियन ने अनुष्ठान सेट किया और हल्के सोने की पोशाक पहने डॉल मैसेंजर को बुलाया। जैसे ही उसने उसे मुड़ा हुआ पत्र सौंपा, वो मुस्कुराया और पूछा, जमीन के नीचे पुरानी हड्डियों से आपका क्या मतलब था? डॉल मैसेंजर ने नफरत भरा भाव दिखाया। फोर्थ एपोक की गंदी घिनौनी पुरानी हड्डियां। अध्याय 422 फॉर्मूला। फोर्थ एपोक की पुरानी हड्डियां। लुमियन ने डॉल मैसेंजर के इमोशनल विवरणों को नजरअंदाज किया और जरूरी जानकारी निकालने पर ध्यान दिया, लेकिन इससे उसे कुछ खास नया पता नहीं चला। आखिरकार ट्रियर की ज्यादातर अंडरग्राउंड समस्याओं की जड़ें फोर्थ एपोक में ही थीं। लुमियन ने सोचने के लिए एक पल लिया और पूछा, ये कहां से आती हैं? पुरानी हड्डियां कैसी दिखती हैं? मैसेंजर ने गुस्से में जवाब दिया, मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा। अकेले उनका ऑरा ही इतना घिनौना और गंदा है, तो आप भी स्थिति के बारे में पूरी तरह से श्योर नहीं हैं। लुमियन ने डॉल मैसेंजर पर और दबाव न डालने का फैसला किया और उसे गायब होते हुए देखा, जो सफाई से मुड़ा हुआ पत्र ले जा रही थी। तभी जब लुमियन मैडम मैजिशियन के जवाब का इंतजार कर रहा था, उसे रात के अपने फायदों का आकलन करने का मौका मिला। सत्य के सीरम की एक शीशी, ब्लिस सोसाइटी के सेडेटिव्स की एक शीशी, मिस्टिसिज्म स्मेलिंग सॉल्ट्स की एक शीशी और 1500 वर्ल्ड डियोर। डॉट 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 अपार्टमेंट 601, 3 रुए डेज ब्लाउज ब्लैंचेस। इतनी देर? मुझे लगा था कि तुम इसे जल्दी सुलझा लोगी। जेना, जो एक हल्के कॉटन की ड्रेस पहने हुई थी, खड़ी हुई और फ्रांका के लौटने पर उसका स्वागत किया। उसका मानना था कि फ्रांका और सीएल के जीतने की काफी संभावना थी, भले ही उनका सामना फॉलन ट्री स्पिरिट से क्यों ना हो। फ्रांका बड़बड़ाई, हमारा एक एक्सीडेंट हो गया। ओह, बस एक पल रुको। फ्रांका ने गंभीर भाव से जेना की ओर देखा। क्या हुआ? जेना को महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। फ्रांका उसके पास गई और उसकी पुतलियों की जांच की। वहां नीले कॉन्टैक्ट लेंस पहनने का कोई निशान नहीं था। फू! फ्रांका ने राहत की सांस ली और कहा, भविष्य में हमें लगातार वेरीफाई करने की जरूरत है कि क्या हम भेष में एक्टर्स हैं। मदर ट्री ऑफ डिजायर पाथवे के एक्टर्स अपने शरीर को नहीं बदल सकते थे या फेसलेस की तरह अपने रूप को बुनियादी तौर पर नहीं बदल सकते थे। वे मेकअप आइटम और विभिन्न प्रॉप्स पर अधिक निर्भर थे। इनमें आंखों का रंग एक्टर्स के लिए नकल करना सबसे चुनौतीपूर्ण था। उन्हें बाहरी वस्तुओं का उपयोग करना पड़ता था। वे अपने आसपास के किसी भी व्यक्ति के रंगीन कॉन्टैक्ट लेंस की जांच करके एक्टर्स को अपनी रैंक में घुसपैठ करने से रोक सकते थे। बेशक ये फूल प्रूफ नहीं था। वे हमेशा अभिनय करने के लिए टारगेट के समान आंखों के रंग वाले एक्टर्स ढूंढ सकते थे। वर्तमान स्थिति में मैपू मेयर की आंखें डार्क ब्राउन थीं, जेना की नीली थीं और लुमियन की भी वैसी ही थीं। फ्रांका की आंखें हल्के रंग की थीं, जो शांत झील के नीले रंग जैसी थीं। फिलहाल उन्हें थिएटर डे ला एंसियन केजे पीजेंस के पूर्व मैनेजर द्वारा रूप बदलने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। मैपू मेयर ने खुद को ब्लिस सोसाइटी से दूर कर लिया था और वो जल्द ही किसी नए एक्टर को भर्ती नहीं कर सकता था। एकमात्र व्यक्ति जिसके बारे में उन्हें चिंतित होने की जरूरत थी, वो एंथोनी रीड था, जिसकी आंखें भी डार्क ब्राउन थीं। थिएटर डे ला एंसियन केज ए पीजेंस में एक एक्टिंग अप्रेंटिस के रूप में जेना विशेष रूप से ब्लिस सोसाइटी की एक्टिविटीज के प्रति सतर्क थी। वो तुरंत अलर्ट हो गई और फ्रांका की आंखों को गौर से देखा। उसकी आवाज में डर था जब उसने पूछा, क्या वे फिर से मार्केट डिस्ट्रिक्ट को टारगेट कर रहे हैं? ये मैपू मेयर है। वो मार्केट डिस्ट्रिक्ट में वापस आ गया है। हमें नहीं पता कि वो कहाँ छिपा है। फ्रांका ने बिना किसी झिझक के पूरी घटना बताते हुए जवाब दिया। ब्लिस सोसाइटी के सदस्यों में से जेना केवल मैपू मेयर को जानती थी। उसे उसका गहरा डर था, क्योंकि वो कभी उसका मैनेजर था और उसके भविष्य को प्रभावित कर सकता था। अनजाने में उसने अपनी जेब में छिपे हुए एरो ऑफ द ब्लडथर्स्टी को छुआ और गंभीरता से सिर हिलाते हुए कहा, मैं सावधान रहूंगी। फ्रांका ने कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं दी। उसने दीवार घड़ी की ओर देखा और अपने कमरे में चली गई। उसने रेडियो ट्रांसीवर चालू किया और 007 से संपर्क करने की तैयारी की। जल्द ही उसने टेलीग्राम भेजने के लिए मैकेनिकल टाइपराइटर और एनालाइजर का इस्तेमाल किया।
007 पेजिंग 007। 20 से 30 सेकंड के भीतर मशीन से निकला एक टेलीग्राम दिखाई दिया। हिडन ब्लेड, मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं डरा हुआ हूँ। अब क्या हो रहा है? ये एक गंभीर समस्या हो सकती है। फ्रांका ने ईमानदारी से 007 को चेतावनी दी। भाई, इससे पहले कि मैं पूरी स्थिति बताऊं, मुझे कुछ जानकारी इकट्ठा करने में मदद करो। मुझे 2 चीजों की पुष्टि करनी है। पहला, क्या क्वार्टियर डू जार्डिन बोटानिक में मेलोडी गॉड फेथ से संबंधित कोई डेवलपमेंट हुए हैं, विशेष रूप से रूए पास्चर और रूए एवलिन पर? दूसरा, एग्लिस सेंट रॉबर्ट के पुराने कब्रिस्तान के नीचे क्या छिपा है? थोड़ी देर रुकने के बाद एक नया टेलीग्राम आया। मैं आज रात ड्यूटी पर नहीं हूँ, सीरियसली, और अब मुझे ओवरटाइम काम पर वापस जाना होगा। मुझे आधे घंटे से 1 घंटा दो। फ्रांका ने जवाब दिया, कोई बात नहीं। जैसे ही उसने टेलीग्राम ग्रुप के अन्य सदस्यों के साथ बातचीत की, उसने बीट्राइस इनकोर्ट से प्राप्त डायमंड नेकलेस निकाला और बियॉन्डर एक्सेसरी की क्षमताओं और प्रतिकूल प्रभावों का आकलन करने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया। हीरा कुल 5 इच्छाओं के अनुरूप है: वासना, भूख, वासना, अभिनय और पूर्ति। इसके बहुत अधिक उपयोग नहीं लगते हैं। प्रत्येक इच्छा का उपयोग 2 से अधिक नहीं होना चाहिए। इसे पहनकर मैं अभिनय और मेकअप में बेहतर लग रही हूँ। मैं इसे बस अपनी जेब में रखूंगी। मेरी त्वचा या मांस के सीधे संपर्क में आए बिना इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा। इसे पहनने के बाद मैं सामान्य से अधिक एक्साइटेड हो जाऊंगी और मेरी विभिन्न इच्छाएं काफी बढ़ जाएंगी। अगर मेरा सामना समान क्षमताओं वाले बियॉन्डर्स से होता है तो मैं प्रभावी रूप से कंट्रोल हो जाऊंगी और मुझे भारी नुकसान भी होगा। उनमें से सबसे तीव्र इच्छा पहचान की इच्छा है। हाँ, इस चीज का उपयोग मदर ट्री ऑफ डिजायर पाथवे के बियॉन्डर्स के खिलाफ नहीं किया जा सकता है। इसकी कमजोरी उनकी ताकत में निहित है। मुझे इसे क्या कहना चाहिए? द 7 इमोशंस एंड 6 डिजायर्स पेंडेंट। वो स्टाइल सही नहीं लग रहा है। इसे भूल जाओ। मैं इसे बीट्राइस का नेकलेस कहूंगी। ये सरल, सुविधाजनक और स्पष्ट है। 007 का जवाब फ्रांका की उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से आया। आधे घंटे से भी कम समय में उसने प्रासंगिक जानकारी प्रदान की। विभिन्न ऑफिशियल गुटों द्वारा साझा किए गए पाखंडी डेटाबेस के अनुसार मेलोडी गॉड के दूत का पता नहीं चला है। ऐसा लगता है कि उसने पहले ही खतरे को महसूस कर लिया है और वो फिर से सामने नहीं आया है। एग्लिस सेंट रॉबर्ट के पुराने कब्रिस्तान की स्थिति बेहद क्लासिफाइड है। मैं फिलहाल इसकी जांच नहीं कर सकता। बेहद क्लासिफाइड? फ्रांका मन ही मन फुसफुसाई और 007 को दुष्ट देवताओं को समर्पित संगठनों की डरावनी शांति के बारे में बताया। डॉट 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 रूए एनार्की, ऑबर्ज डू कॉक डोरे। मैडम मैजिशियन का धीमा जवाब 1 घंटे के इंतजार के बाद आया। एक कृपा पात्र की मृत्यु के बाद शक्ति का स्रोत पर लौटना स्वाभाविक है, लेकिन आमतौर पर आप इसे महसूस नहीं कर पाएंगे। इस बार ये आपके फ्लॉग बॉक्सिंग ग्लव्स पहनने के कारण था। वे शैडो ट्री से बने हैं और उस शक्ति से निकटता से संबंधित हैं जिसमें ब्लिस सोसाइटी विश्वास करती है, जो वरदान शक्तियों का स्रोत है। इसलिए जब बीट्राइस की वरदान शक्ति वापस लौटी और संबंध मजबूत हुआ, तो उस इकाई ने अप्रत्यक्ष रूप से आपको और 2 ऑफ कप्स को नोटिस किया, जिसके कारण लाश ने असामान्यता प्रदर्शित की। इस असामान्यता ने वरदान शक्ति के प्रवाह को दृश्यमान होने दिया। वरदान शक्ति को बनाए रखने और इसे वापस लौटने से रोकने के लिए आपको संबंधित क्षमता या एक अनोखे वातावरण की आवश्यकता होती है। कभी कभी ये 2 तत्व एक ही होते हैं। सरल शब्दों में आपको सीक्वेंस 4 तक आगे बढ़ने और डेमिगॉड बनने या इस तरह की कोई चीज प्राप्त करने की आवश्यकता है। केवल तभी आपके पास बची हुई वरदान की शक्ति को संरक्षित करने और एक बियॉन्डर आइटम बनाने का मौका हो सकता है। बेशक विशिष्ट अंडरग्राउंड वातावरण में, जैसे कि समारिटन वुमेन स्प्रिंग के पास, आप इसे उच्च सीक्वेंस के बिना भी प्राप्त कर सकते हैं। लुमियन को अब रात की विसंगति की स्पष्ट समझ हो गई थी। ब्लिस सोसाइटी के सदस्यों की उसकी पिछली हत्याओं के विपरीत अब उसके पास फ्लॉग बॉक्सिंग ग्लव्स थे, जिससे एक अलग डेवलपमेंट हुआ। फ्लॉग बॉक्सिंग ग्लव्स के उपयोग ने शुरू में ही छिपी हुई संस्थाओं का ध्यान आकर्षित किया था और बीट्राइस के विश्वास के माध्यम से मदर ट्री ऑफ डिजायर के साथ इसके संबंध ने वरदान शक्ति की वापसी को प्रभावित किया था, जिससे असामान्यता हुई। स्थिति को समझने और भविष्य में इसे कैसे रोका जाए, ये जानने के बाद लुमियन ने मैडम मैजिशियन का जवाब पढ़ना जारी रखा। हमने ट्रियर की विसंगति को पहले ही नोटिस कर लिया है और सुरागों में से एक की निगरानी कर रहे हैं। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि हमें कब कोई जवाब मिलेगा। हम निश्चित रूप से जो कह सकते हैं वो ये है कि बदलाव होंगे, जिसकी समय सीमा 2 महीने से लेकर आधा साल तक हो सकती है। मैं सालेडे बालब्रिस के नीचे क्या छिपा है, इसके बारे में कोई निश्चित जवाब नहीं दे सकती, क्योंकि मेरे लिए वहां पहुंचना चुनौतीपूर्ण है। मैं आपको बस इतना बता सकती हूँ कि ये निश्चित रूप से ब्लड एम्परर एलिस्टा ट्यूडर द्वारा छोड़े गए करप्शन से कहीं ज्यादा है। इस मामले पर बहुत ज्यादा विचार न करें। ये आपकी संभालने की क्षमताओं से परे है।
आपका ध्यान शक्ति संचय करने और सही समय का इंतजार करने पर होना चाहिए। शक्ति संचय करें और अपने समय का इंतजार करें। लुमियन ने सलाह को आत्मसात करते हुए इन शब्दों को खुद से दोहराया। अगली सुबह लुमियन की फ्रांका और जेना से बातचीत हुई। बाद में उसने अपना सारा फंड इकट्ठा किया और सीधे क्वार्टियर डेला कैथेड्रल कॉमेमोरेटिव में 11 रुए डेज फाउंटेन्स चला गया। बॉस, यहाँ 30,000 गोल्ड और 30,000 वर्ल्ड डीओर के बैंक नोट हैं। लुमियन ने मुस्कुराहट के साथ गार्डनर मार्टिन की डेस्क पर भारी चमड़े का बैग रखते हुए कहा। उसके पास अभी भी 1,000 गोल्ड और 1,500 वर्ल्ड डीओर का नाम मात्र फंड बचा था। गार्डनर मार्टिन ने लुमियन की ओर देखा, बैग की जिप खोली और पैसे गिनने लगा। उसने लुमियन के बाकी फंड के बारे में पूछताछ नहीं की। मुस्कुराहट के साथ उसने एक नकली बकरी की खाल निकाली जो पहले से तैयार की गई लगती थी। आपको 2 चीजों का वादा करना होगा। पहला, कागज के टुकड़े को जलाने से पहले इस फॉर्मूले को याद कर लें। दूसरा, आप मेरी या सुपरवाइजर की अनुमति के बिना कॉन्स्पायरर पोषण फॉर्मूला को दोबारा नहीं बेच सकते। गार्डनर मार्टिन ने बिना किसी नोटरीकृत वादे के ये शर्तें रखी, जैसे कोई आदेश दे रहा हो। लुमियन बिना किसी झिझक के इन शर्तों पर सहमत हो गया और कहा, कोई बात नहीं। गार्डनर मार्टिन ने संतुष्टि में सिर हिलाया और नकली बकरी की खाल लुमियन को सौंप दी। लुमियन ने इसे लिया और पढ़ना शुरू किया। कॉन्स्पायरर पोषण फॉर्मूला। मुख्य सामग्री, ब्लैक हंटिंग स्पाइडर की कंपोजिट आंख, स्फिंक्स का दिमाग। सहायक सामग्री, एक ब्लैक हंटिंग स्पाइडर की जहर ग्रंथि, 80 मिलीलीटर स्फिंक्स का खून, 10 ग्राम एम्बर पाउडर और 2 सफेद ओक के फल। फॉर्मूले को पढ़ने और याद करने के बाद लुमियन का दाहिना हाथ कांप गया, जिससे लाल लपटों ने नकली बकरी की खाल को अपनी चपेट में ले लिया। ... समय एक डरावनी शांति में बीत गया। उनके अनजाने में ट्रियर में गर्मी कम होने लगी और तापमान धीरे धीरे गिर गया। सितंबर के मध्य में एक दिन फ्रांका अपार्टमेंट 601 की खिड़की के सामने खड़ी थी और उसने ब्राउन सॉरन को शायद 100वीं बार कोसा। वह पहले ही डेमनेस सेक्ट का ऑडिट पास कर चुकी थी और ब्राउन्स को सूचित कर चुकी थी कि वह आयरन एंड ब्लड क्रॉस ऑर्डर में घुसपैठ करने के लिए सावोई मॉब में शामिल हो गई है। हालांकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वहां एक असेसमेंट पीरियड होगा। इस मूल्यांकन के बाद ही वो आधिकारिक तौर पर डेमनेस सेक्ट की सदस्य बन सकती थी। उसके वर्तमान संपर्क ब्राउन सॉरन ने इसका इस्तेमाल उसे रेड हाउस कैफे की महिलाओं की कामुक पार्टी में भाग लेने से रोकने के बहाने के रूप में किया। इसने उसके पास पिछले 1 महीने से गार्डनर मार्टिन और उसके प्रेमियों को झेलने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ा। फ्रांका ने अपना ध्यान जेना की ओर लगाया, जो सोच में डूबी हुई लग रही थी, और वो अपनी साथी की किस्मत पर आहें भरने से खुद को नहीं रोक सकी। डेमनेस सेक्ट जेना की असली पहचान से अनजान रही कि वो असैसिन पाथवे की बियॉन्डर है। क्या बात तुम्हें परेशान कर रही है? फ्रांका ने पूछा। जेना ने थोड़े संकट के साथ जवाब दिया, मेरा इंस्टिगेटर पोषण पूरी तरह से डाइजेस्ट हो गया है। फ्रांका सुखद आश्चर्य में चिल्लाई, ये तो अच्छी बात है। जेना ने अपना सिर खुजलाया और एक आह भरी, मैंने अभी तक तुम्हारे पैसे भी नहीं चुकाए हैं और अब मुझे विच पोषण फॉर्मूला और इसकी सामग्री पर विचार करना होगा। लानत है, ऐसा क्यों लगता है कि मैं जितना आगे बढ़ती हूँ उतनी ही गरीब होती जाती हूँ। अध्याय 423, अनपेक्षित मुलाकात। फ्रांका जेना की शिकायत पर हंसी और जवाब दिया, ये नॉर्मल है। जब तक आप एक्टिंग मेथड में मास्टर हो जाते हैं, मिड सीक्वेंस तक पहुंचने से पहले प्रोग्रेस जल्दी होती है। जिस रफ्तार से आप पैसे बचाते हैं वो अक्सर पोषण फॉर्मूला और जरूरी इंग्रेडिएंट्स खरीदने के खर्चों से कम पड़ जाती है। पैसों की चिंता मत करो। असैसिन पाथवे में सीक्वेंस 7 एक गेम चेंजर है। यह आपकी कॉम्बैट स्किल्स और सर्वाइवल स्किल्स को काफी बढ़ा देता है। आप आने वाली संभावित तबाही से वाकिफ हैं। केवल विच बनकर और एरो ऑफ द ब्लडथर्स्टी का इस्तेमाल करके ही आपके पास बचने और उन लोगों की रक्षा करने का मौका होगा जिनकी आप परवाह करती हैं। जेना एक पल के लिए चुप हो गई, फिर उसने कसम खाई, आपने अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल किए बिना मुझे उकसाया। हाँ, बस चीजें ऐसी ही हैं। मैं अब आपके साथ विच पोषण फॉर्मूला शेयर करूंगी। चलिए इकट्ठा करना शुरू करते हैं, फ्रांका ने कहा और वो कॉफी टेबल पर लौट आई, एक कागज का टुकड़ा फैलाया और तेजी से इंस्ट्रक्शंस लिख दिए। जेना उसके बगल में खड़ी हो गई और आकार ले रहे इंटीसियन शब्दों की जांच करने लगी। इस बीच जेना चुपचाप अपना कर्ज गिन रही थी। प्यूरीफायर रिवॉर्ड और मेरी अंडरग्राउंड सिंगिंग की कमाई को मिलाकर मैंने लगभग 10,000 वर्ल्ड डीओर बचाए हैं। फ्रांका और सीएल के अनुसार सीक्वेंस 7 पोषण फॉर्मूला इसकी दुर्लभता के आधार पर 30,000 और 40,000 वर्ल्ड डीओर के बीच मिल सकता है। कम से कम मुझ पर फ्रांका के और 30,000 वर्ल्ड डीओर बकाया है, जिससे कुल उधार 60,000 हो गया है। अगर मैं एरो ऑफ द ब्लड थर्स्टी को बेच भी दूं तो भी मैं इसकी भरपाई नहीं कर पाऊंगी। फ्यूचर में मुझे विच पोषण के लिए विभिन्न इंग्रेडिएंट्स खरीदने होंगे जिनकी कीमत मुझे 30,000 वर्ल्ड डीओर से अधिक होगी। धत,
कोई आश्चर्य नहीं कि उन मिस्टिसिज्म गैदरिंग्स में इतने सारे बियॉन्डर्स पैसों की तंगी और पाई पाई बचाने के लिए मजबूर दिखते हैं। जेना ने जितना अधिक कैलकुलेशन किया, उसका सिर उतना ही चकराने लगा। अगर पोशन का फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन और उससे मिलने वाली साफ दिखने वाली एबिलिटीज नहीं होती, तो उसे शक होता कि वो किसी घोटाले में फंस गई है। जैसे जैसे वो कड़ी मेहनत कर रही थी, उसका कर्ज क्यों बढ़ता जा रहा था। अतीत में उसके पूरे परिवार ने कुछ हजार वर्ल्ड डीओर के कर्ज से निपटते समय अक्सर बेबसी महसूस की थी, लेकिन अब उस पर फ्रांका के 60,000 बकाया थे और इसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। अपने कैश और एसेट्स के साथ भी वो अभी भी 10,000 वर्ल्ड डीओर कम थी। अपने दांत पीसते हुए जेना ने इन चिंताओं को फिलहाल एक तरफ रखने और विच के रूप में सीक्वेंस 7 में आगे बढ़ने के बाद उनसे निपटने का फैसला किया। फ्रांका ने तेजी से विच पोशन फॉर्मूला लिखना खत्म किया। सीक्वेंस 7 विच मुख्य सामग्री अबिस डिमोनिक फिश के खून की हर बूंद और एक आगेट पीकॉक का अंडा। सहायक सामग्री 80 मिलीलीटर्स प्योरिफाइड वाटर, जिम्सन वीट जूस की 5 बूंदें, 3 स्केल्स ऑफ अ शैडो लिजर्ड और डैफोडिल जूस की 10 बूंदें। उसने फॉर्मूला वाला कागज जेना को थमाया और सोच समझकर जोड़ा, जिस मिस्टिसिज्म गैदरिंग में हम जाते हैं वहां इन मटेरियल्स को इकट्ठा करने से बचें। उन्हें उस गैदरिंग से हासिल करें जिसे आपने खोजा और ज्वाइन किया है, साथ ही प्योरीफायर्स से भी। ओ सीएल से भी मदद मांगे। ठीक है। जेना अपनी जैसी जंगली असासिन के प्रति डीमोनिस सेक्ट की दुश्मनी से अच्छी तरह वाकिफ थी। जैसे ही जेना ने विच पोशन फॉर्मूला याद किया, फ्रांका ने चिंता के साथ पूछा, क्या आपका भाई ट्रियर छोड़ चुका है। यह पहचानते हुए कि पाखंडी अजीब तरह से शांत थे, लुमियन और फ्रांका ने सुझाव दिया था कि जेना और उसका भाई जूलियन स्थिति पर नजर रखने के लिए 6 महीने के लिए ट्रियर से इंटस के किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाएं। जेना ने अपने साथियों के साथ रुकने पर जोर दिया था और अपनी सीक्वेंस को तेजी से आगे बढ़ाने का वादा किया था। जहां तक उसके भाई जूलियन की बात थी, जेना वास्तव में उसे एक और मिस्टिसिज्म डिजास्टर से दूर रखना चाहती थी। जेना मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। मैं पिछले वीकेंड पोर्ट लेस्योर गई थी। पोर्ट लेस्योर सामान को समुद्र के रास्ते भेजने के लिए ट्रियर के प्राइमरी पोर्ट्स में से एक था। जेना ने बताया कि उसने अपने इंस्टिगेशन स्किल्स का इस्तेमाल करके जूलियन के सुपरवाइजर को मनाया कि वो उसे 6 महीने के टेक्निकल एक्सचेंज प्रोग्राम पर भेज दे। वो घटिया आदमी, उसने मेरी एक नहीं सुनी, लेकिन जैसे ही उसके सुपरवाइजर ने ऑर्डर दिया उसने पैकिंग शुरू कर दी। फ्रांका ने आह भरी, बाकी लोग हम पर विश्वास नहीं करेंगे अगर हम उन्हें बता भी दें। असल में सरफेस ट्रियर अंडरग्राउंड ट्रियर को सील करने का काम करता था, और अगर बहुत से लोग चले गए तो सील कमजोर हो सकती थी। दोपहर की धूप में बग्घी अपनी मंजिल पर पहुंच गई। लुमियन ने प्राचीन खून के धब्बों से सने बेज रंग के कैसल को देखा। जब लुमियन पहुंचा तो लाल मखमली कोट पहने पॉफर सौरॉन प्रवेश द्वार पर एक दूसरे गेस्ट के साथ बातचीत में व्यस्त थे। लुमियन की नजरें जम गईं। शिकार के लिबास में लाल रंगे हुए बालों और तीखी आंखों वाला वो एल्बस था, जो आयरन एंड ब्लड क्रॉस ऑर्डर का एक और सदस्य था। पॉफर सौरॉन ने मुस्कुराहट के साथ परिचय कराया, एक नया दोस्त, वो हमारी सभाओं में अधिक बार शामिल होगा। पॉफर एल्बस की ओर मुड़ा और मुस्कुराते हुए बोला, उसका पूरा नाम है एल्बस मेडिची। अध्याय 424 अंडरग्राउंड मेज। अल्बस मेडिसी। लुमियन ने खुद से ये नाम दोहराया और आयरन एंड ब्लड क्रॉस ऑर्डर के उस मेंबर को देखा जो अचानक वहां प्रकट हुआ था। गार्डनर मार्टिन की गैदरिंग के दौरान अल्बस ने कभी अपना लास्ट नेम नहीं बताया था और न ही गार्डनर ने कभी उसे इंट्रोड्यूस किया था। अब उसने असल में अपना पूरा नाम पॉफर सौरॉन को दे दिया था। क्या वो इसे और अधिक रियलिस्टिक बनाने की कोशिश कर रहा है? लुमियन की नजर अल्बस के चेहरे पर गई और उसे एहसास हुआ कि जब पॉफर ने मेडिसी सरनेम का जिक्र किया तो उसने अपनी हंसी बिल्कुल नहीं छिपाई, जैसे वो सौरॉन फैमिली मेंबर का मजाक उड़ा रहा हो। सीएल डुबॉइस। लुमियन ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और विनम्रता से अपना परिचय दिया। अल्बस ने लापरवाही से हाथ मिलाया, उसकी आंखों में एक मुस्कान साफ दिख रही थी। उसने कहा, मैंने तुम्हारा नाम पहले सुना है, आर्ट के एक उदार संरक्षक। आयरन एंड ब्लड क्रॉस ऑर्डर के मेंबर ने उदार शब्द पर जोर दिया। ये मुख्य रूप से मेरे स्पॉन्सर की बदौलत है, लुमियन ने डबल मीनिंग के साथ कहा। अन्य मेहमानों के कानों में वो अपने पिता यानी अपने अमीर परिवार का जिक्र कर रहा था, लेकिन ऑर्डर के मेंबर के रूप में अल्बस ने इसके पीछे का छिपा हुआ मैसेज पकड़ लिया। पॉफर सौरॉन ने लुमियन के साथ कुछ औपचारिक बातें की और फिर उसे सोफे तक ले गया। गैदरिंग काफी क्लोज थी, जिसमें आसपास के जाने पहचाने चेहरे थे, जिनमें पॉफर की कजिन एलरोज, नॉवलिस्ट अनोरी, पेंटर मुलेन, क्रिटिक अर्नस्ट यंग और पोएट इरेटा शामिल थे। कुछ कैजुअल बातचीत और ब्लैक टी के साथ स्नैक्स खाने के बाद काउंट पॉफर ने चारों ओर देखा और शरारती मुस्कान के साथ सुझाव दिया, आज एक एडवेंचर पर चलें। एडवेंचर? अल्बस ने एक भौं ऊपर उठाई और मजाक करने से खुद को नहीं रोक सका। बेडरूम में एडवेंचर? उसका इशारा साफ था।
रेड स्वान कैसल काफी बड़ा हो सकता था, जिसमें परिवार के खास मेंबर के लिए कमरा और सैकड़ों सैनिक हो सकते थे, लेकिन ये एडवेंचर के लिए सही जगह नहीं लगती थी। क्या उन्हें बेडरूम की शानदार चादरों के नीचे ट्रियर जैसा कोई एडवेंचर फिर से जीना था? मजाक ने माहौल को हल्का कर दिया और आगे बढ़ने से पहले पॉफर सोरॉन ने अपना गला साफ किया। शायद आप वाकिफ नहीं हैं, लेकिन रेड स्वान कैसल के नीचे एक बहुत बड़ा अंडरग्राउंड इलाका है। इसके कंस्ट्रक्शन के समय इसका मुख्य काम युद्ध था। इसमें एक बड़ी गुफा जैसी सेलार और मुश्किल हालात में भागने के लिए एक टनल होनी ही थी, वरना इसे अधूरा माना जाता। सदियों से मेरे पूर्वजों ने अंडरग्राउंड हिस्से को फैलाया और मॉडिफाई किया, जिससे ये किसी हॉरर स्टोरी की तरह एक भूल भुलैया यानी मेज में बदल गया। भले ही मैं रेड स्वान कैसल में पला बढ़ा हूँ, लेकिन उस जगह के बारे में मेरी जानकारी उन्हीं इलाकों तक सीमित है जिनका मैं अक्सर इस्तेमाल करता हूँ। आज हमारा उद्देश्य इस अंडरग्राउंड मेज की गहराइयों में जाना है और काउंट का वो ताज खोजना है जिसे मेरे पूर्वजों में से एक ने किसी चैम्बर में गलत जगह रख दिया था। वो ताज कई रूबीज से सजा हुआ है, जिससे उसे पहचानना आसान है। जो काउंट का ताज वापस लाएगा, उसे आज का राजा बनाया जाएगा। अंडरग्राउंड मेज की गहराइयां। लूमियन के दिमाग में अचानक कुछ सीन फ्लैश हुए। रेड स्वान कैसल में लगातार खुद को नुकसान पहुंचाने वाले लोग, अज्ञात मूल की चीखें, सफेद मोमबत्तियों से घिरा एक ब्रोंज ताबूत, गहरे लाल, लगभग काली नसों वाली एक हथेली और एक मुरझाया हुआ काला दिल जिससे गहरा लाल रंग रिस रहा था। ये चीजें शायद अंडरग्राउंड हॉल की गहराइयों में कहीं छिपी हुई थीं। एक पल में लूमियन पॉफर सोरॉन के प्रस्ताव की गंभीरता को समझ गया। पॉफर सोरॉन की जांच यही थी, अपने आसपास देखने की इच्छा को दबाते हुए कि कहीं उसे गार्डनर मार्टिन की झलक मिल जाए, जो शायद कहीं छिपा हो। लूमियन ने अपना ध्यान अल्बस मेडिसी की ओर लगाया। ऑर्डर के मेंबर ने अपनी जुबान से आवाज निकाली और हंसा। दिलचस्प लगता है। ये बहादुरों का खेल है। जैसे कि ग्रुप के बीच किसी भी शक या हिचकिचाहट को खत्म करने के लिए उसने कहा कि जो हिस्सा लेने से इनकार करते हैं वे केवल डरपोक हैं। काउंट पॉफर ने उन्हें भरोसा दिलाने का मौका लपका। चिंता न करें, अगर आप रास्ता भटक जाते हैं और वापस नहीं आ पाते, तो बस अपने चैम्बर की घंटी की रस्सी खींच दें। नौकरों को आपको खोजने और नीचे से वापस लाने के लिए भेजा जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। नाटे और मोटे नॉवलिस्ट अनोरी ने अपनी आंखों में एक शरारती चमक के साथ जवाब दिया। मैं कुछ होने का इंतजार कर रहा हूँ। आखिर ये मुझे मेरे लेखन के लिए बेहतरीन मटेरियल देगा। अनोरी के आखिरी दिन की तरह? लुमियन ने मजाक किया। ब्लैक कैट आर्ट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित कई सभाओं में शामिल होने के कारण लुमियन नॉवलिस्ट अनोरी और पोएट इरेटा की अनोखी आदतों से अच्छी तरह वाकिफ था। अनोरी का मानना था कि साथी लेखकों की कभी तारीफ नहीं करनी चाहिए, जबकि इरेटा का गुस्सा केवल इंटिस की वर्तमान सामाजिक वास्तविकताओं से भड़कता था। अनोरी ने अपनी ब्लैक टी का एक घूंट लिया और बुदबुदाया, इंटिस फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के वे पुराने लोग इस थीम को बहुत पसंद करेंगे। कोई विरोध न देखते हुए काउंट पॉफर अपनी सीट से उठा और मेहमानों को संबोधित किया। चलिए 2 ग्रुप्स में बंटते हैं और इस एडवेंचर को शुरू करते हैं। हम रास्ते में अलग अलग हो जाएंगे। एक ग्रुप मेरे पीछे आएगा और दूसरा सीएल के साथ जाएगा। ये लोग पिछले 3 महीनों में राजा रह चुके हैं। जो सीएल के साथ जुड़ना चाहते हैं, हाथ उठाएं। मैं? अल्बस मेडिसी सबसे पहले हाथ उठाने वाला था। लुमियन ने उम्मीद की थी कि वो मिशन पूरा करने के लिए पॉफर सोरॉन के करीब रहेगा। काउंट पॉफर बेअसर दिखा, जैसे ये घटनाओं का अपेक्षित क्रम हो। हाथ उठाने वाली दूसरी एल्रोज थी, जो होस्ट की कजिन थी। अपने लंबे लाल बालों और कोमल फीचर्स के साथ उसने लुमियन की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं अतीत में हमेशा मोन्सियर सीएल की साथी रही हूँ। मुझे अब इसे बदलने का कोई कारण नहीं दिखता। लुमियन ने सिर हिलाया और उसकी मुस्कान का जवाब दिया। उसे पता था कि अपनी कम उम्र की दिखावट के नीचे एल्रोज के पास एक ऐसी जटिलता थी जो उसकी मासूमियत को झुठलाती थी। किंग स्पाई गेम के एक परेशान करने वाले सपने में ज्यादातर पार्टिसिपेंट्स पागलपन का शिकार हो गए थे। केवल 3 लोग बेअसर रहे थे, लुमियन खुद, पॉफर सोरॉन और मिस एल्रोज। लुमियन उसकी असली वजह के बारे में सोचे बिना नहीं रह सका कि उसने अंडरग्राउंड मेज में उसके साथ जाने का फैसला क्यों किया। हाथ उठाने वाला तीसरा व्यक्ति पोएट इरेटा था। अपनी चेरीवुड पाइप को पकड़े हुए उसने एक सीधा कारण दिया, वो मेरा स्पॉन्सर है। बाकी मेहमान पॉफर सोरॉन के साथ टीम में शामिल हुए। वे लिविंग रूम छोड़कर पूरी तरह से कवच पहने हुए एक स्टैचू के पास खड़े हो गए। पास की सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए वे कैसल की गहराइयों में और आगे बढ़ गए। सीढ़ियों की दीवारें धूसर सफेद थीं और जमीन के अंदर मुड़ती जा रही थीं। जैसे जैसे वे नीचे उतरे, माहौल और शांत होता गया। लगभग 3 मंजिल पार करने के बाद लूमियन और उसका ग्रुप अंडरग्राउंड मेज के गेट पर पहुंचे। रास्ते कई वॉल लैंप से रोशन थे, कुछ गैस पाइप से जुड़े थे, जबकि अन्य मोमबत्तियों वाले क्लासिक डिजाइन के थे।
लुमियन ने ऊपर छत की ओर देखा और काले पत्थर की ईंटें देखीं जो अंधेरे में लिपटी थीं। उनकी दरारें साफ दिख रही थीं और सतह उखड़ रही थी। चलिए इसे चुनते हैं, पॉफर ने ऐलान किया और एक लैंप लेकर अपनी टीम को बाईं ओर के रास्ते पर ले गया। लैंप सेट करने के बाद लुमियन बिना किसी हिचकिचाहट के सामने वाले कॉरिडोर में चला गया। उसे लगा कि ऐसे माहौल में तरीके से खोजने से वे कुछ जरूरी चीज नजरअंदाज कर सकते हैं। बियॉन्डर विशेषताओं और ब्लड एम्परर के ऑरा पर भरोसा करते हुए उसे विश्वास था कि वो किसी कीमती चीज तक पहुंच जाएगा। इस रास्ते को चुनने का तुम्हारा क्या कारण है? अल्बस मेडिसी के एक्सप्रेशन हमेशा की तरह थोड़े चिड़चिड़े थे। लुमियन ने लापरवाही के साथ जवाब दिया, मुझे किस्मत पर भरोसा है। मुझे वो कारण पसंद आया। एलरोज हल्की मुस्कान के साथ बोली। पोइट इरेटा ने अपनी पाइप का एक कश लिया और जोड़ा, मैं भी इसमें विश्वास करता हूँ, लेकिन तभी जब किस्मत मुझ पर मेहरबान हो। चारों लोग कॉरिडोर में और गहरे चले गए, जहां उन्हें रास्ते में स्टोरेज रूम जैसी चीजें मिली। जल्द ही वे 3 दरवाजों वाले एक हॉल में पहुंचे, जिन पर प्राचीन फेसैक भाषा में एक एक शब्द लिखा था, उम्मीद, मौत और पागलपन। लुमियन अब तक गहरी सोच छोड़ चुका था। बिना किसी हिचकिचाहट के वो पागलपन वाले दरवाजे की ओर बढ़ा और धीरे से उसे धक्का देकर खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, कमरे में अंधेरा छा गया और लैंप की रोशनी में एक डरावना नजारा दिखा। पूरे कमरे में पुरुषों और महिलाओं के असली दिखने वाले वैक्स स्टैचू खड़े थे, जिन्होंने साधारण या शानदार कपड़े पहने थे और उनके चेहरे दर्द से मुड़े हुए थे। बुरा नहीं है, अल्बस ने कमेंट किया और अपने दाहिने हाथ से एक वैक्स स्टैचू के चेहरे को तिरस्कार के साथ थपथपाया। एलरोज ने उसे देखा। क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई? अल्बस हंसा। मेरी कोई माँ नहीं है। एलरोज एक पल के लिए दंग रह गई। बैकग्राउंड में पोएट इरेटा ने थोड़ी तारीफ के साथ कहा, अतीत में जब मेरी किसी विधवा के साथ अफेयर की अफवाहें उड़ी थीं, तो मैंने चुपचाप यह फैला दिया था कि मैंने संसद सदस्य की बेटी को किडनैप किया है और एक व्यापारी के मर्डर का शक मुझ पर है। यहाँ तक कि मेरे पड़ोसी रहस्यमयी ढंग से गायब हो गए थे। जब तक मुझे अपनी साख की परवाह नहीं है, कोई भी मुझ पर उंगली नहीं उठा सकता। एक पोइट से यही उम्मीद थी। लुमियन ने मन ही मन तारीफ की। लैंप पकड़े हुए वो वैक्स स्टैच्यू से भरे कमरे में आगे बढ़ा। वैक्स स्टैच्यू गैस लैंप की पीली रोशनी में डरावने तरीके से असली लग रहे थे। उनकी आंखें लुमियन और उसके साथियों का पीछा करती लग रही थीं, जिससे माहौल अजीब और विचित्र हो गया था। लुमियन उन पिछले वैक्स स्टैच्यू की याद नहीं भुला पा रहा था, जो जिंदा होकर हमला करने लगे थे। उसे डर था कि इनमें से कोई भी अचानक हमला कर सकता है। सन्नाटे को तोड़ते हुए अल्बस मेडिसी ने एलरोज से पूछा, तुम पॉफर की कजिन हो, तुम्हारा लास्ट नेम सौरॉन नहीं है ना? एलरोज ने ईमानदारी से स्वीकार किया, तुम सही हो। अल्बस ने लापरवाही से पूछा, तुम किस परिवार से हो? एलरोज ने अपना सिर अल्बस और फिर लुमियन की ओर घुमाया। उसने मुस्कान के साथ जवाब दिया, मेरा पूरा नाम है एलरोज एनहॉर्न। चैप्टर 425 द लिविंग। आइनहॉर्न। भले ही लुमियन एक ऐसा यंग मैन था जिसे एजुकेशन नहीं मिली थी, लेकिन उसे औरोर की रिगोरस एजुकेशन मिली थी और वो जानता था कि ये लास्ट नेम नॉर्थ में फीजैक एम्पायर की रॉयल फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। पहले जब उसने पुफर सोरॉन के सामने एलरोज को रिजर्व्ड और ओबीडियंट बिहेव करते देखा था, तो उसने अज्यूम किया था कि उसके फादर की फैमिली कोई खास आउटस्टैंडिंग नहीं थी और शायद डिक्लाइन हो गई थी, जिसकी वजह से उसे अपने कजिन पर रिलाई करना पड़ रहा था। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसका इतना डिस्टिंग्विश लास्ट नेम होगा। ये नोट करने वाली बात थी कि लेट फोर्थ एपोक में फीजैक एम्पायर के एस्टैब्लिशमेंट को 1000 साल से ज्यादा बीत चुके थे। आइनहॉर्न फैमिली ने हमेशा थ्रोन संभाला था, जबकि सोरॉन फैमिली ने लगभग 2 सेंचुरी पहले इंटिस थ्रोन खो दिया था। ये क्लियर था कि किस फैमिली का पलड़ा भारी था। अल्बस मेडिची ने सरप्राइज में एलरोज की तरफ देखा और अपनी बातों में थोड़ा प्रोवोकेशन जोड़ते हुए कहा, तुम एक आइनहॉर्न हो? मैं बता नहीं सका। एलरोज सीधे आगे देखती रही, अपने ओबीडियंट डिमीनर में लौटते हुए। वो इमोशनलेस होकर बोली, सोरॉन फैमिली और आइनहॉर्न फैमिली अक्सर मैरिज अलायंस बनाती रही हैं। भले ही सोरॉन फैमिली ने इंटिस थ्रोन काफी समय पहले छोड़ दिया हो, ये ट्रेडिशन अब भी कायम है। मेरी मदर ने बस आइनहॉर्न रॉयल फैमिली के एक मेंबर से शादी की थी। पोएट इराइटा ने इंटरेस्ट के साथ पूछा, तो तुम्हारा लास्ट नेम आइनहॉर्न है? तुम ट्रायर क्यों आई? जब मैं पहली बार काउंट पुफर से मिला था, तब तुम रेड स्वान कैसल में रह रही थी। 6 साल पहले फीजैक एम्पायर और लोएन किंगडम के बीच वॉर में मेरे फादर की डेथ हो गई थी। मेरी मदर मुझे वापस ट्रायर ले आई, जहां हम मेरे मैटरनल ग्रैंडफादर के साथ रहे, जो पुफर के ग्रैंडफादर भी थे। एलरोस ने एक हल्की आह के साथ एक्सप्लेन किया, 2 साल पहले मेरे मैटरनल ग्रैंडफादर गुजर गए। पिछले साल मेरी मदर बीमारी की वजह से चल बसी। डेथ की फ्रीक्वेंसी वाकई रिमार्केबली हाई लगती है। सही है,
औरों ने मेंशन किया था कि भले ही नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट की 4 पावरफुल कंट्रीज कभी कोलैबोरेट करती थीं और कभी आपस में भिड़ती थीं, रॉयल फैमिली और नोबल्स के बीच शादियां कभी नहीं रुकीं। नतीजतन कजिन मैरिज फ्रीक्वेंट हो गई थीं। फ्रांका के अकॉर्डिंग हंटर पाथवे मेनली सोरॉन और आइनहॉर्न फैमिलीज के हाथों में रहा है। क्या एक हंटर हंटर मैरिज ये गारंटी दे सकती है कि फ्यूचर जनरेशंस हंटर पाथवे के लिए बेहतर सूटेड होंगी? लूमियन ने कार्बाइड लैम्प पकड़ा और वैक्स स्टैच्यू वाले रूम के एग्जिट की तरफ कॉरिडोर में आगे बढ़ गया। दोनों तरफ के वैक्स स्टैच्यू कार्बाइड लैम्प की येलोइश ग्लो में नहाए हुए डरावने तरीके से लाइफलाइक लग रहे थे। जैसे जैसे वे कॉरिडोर में और आगे बढ़े, वो नैरो होता गया और वैक्स स्टैच्यूज ने लगभग उनका रास्ता रोक दिया। लूमियन उनसे टकराने से खुद को रोक नहीं पाया। उनकी बॉडीज ठंडी थीं और उनके लिम्बस स्टिफ फील हो रहे थे। वे वाकई जेन्युइन वैक्स स्टैच्यूज थे। फाइनली वे चारों रूम के एंड पर पहुंचे और आयरन ब्लैक वुडन डोर खोला। जैसे ही लूमियन वहां से निकलने वाला था, एक सबकॉन्शियस इंपल्स ने उसे पीछे मुड़कर देखने पर मजबूर किया। मध्यम रोशनी वाले रूम में वैक्स स्टैच्यूज के चेहरों पर दर्द के एक्सप्रेशंस डरावने लग रहे थे, जैसे उनकी आंखें एग्जिट पर टिकी हों। लूमियन को रिवर में वैक्स स्टैच्यू के साथ अपनी पिछली एनकाउंटर की याद आ गई। उसने इंस्टिंक्टिवली अपनी रिस्ट थोड़ी ऊपर उठाई और चुपके से रूम में मौजूद वैक्स स्टैच्यू की तरफ मिडिल फिंगर दिखा दी। मैं वाकई चाहता हूं कि मैं इस जगह को आग लगा सकूं, अल्बस मेडिची ने रिग्रेट के साथ कहा। लूमियन पल भर के लिए सरप्राइज हुआ, लेकिन उसने सीक्रेटली कनकूर किया। अच्छा आइडिया है। उसे सस्पिशन था कि अगर वो इन वैक्स स्टैच्यूज को जला सके तो पोशन पूरी तरह डाइजेस्ट हो जाएगा। एलरॉस आइनहॉर्न ने शांति से रिमार्क किया, रेड स्वान कैसल में महीने में एवरेज 3 बार आग लगने के एक्सपीरियंस होते हैं। क्या वो सजेस्ट कर रही है कि हमें बिना किसी एप्रीहेंशन के आगे बढ़ना चाहिए और इसे जला देना चाहिए? लूमियन अपने थॉट्स में बुदबुदाया और वैक्स स्टैच्यू वाले रूम के पीछे कॉरिडोर में बढ़ गया। पैसेज तिरछा नीचे की ओर जा रहा था, जो उन्हें अंडरग्राउंड और गहरा ले जा रहा था। लूमियन को अमेजमेंट में अपने होंठ सिकोड़ने और सीटी बजाने की अर्ज हुई, लेकिन उसने रेजिस्ट किया। वे चारों तब तक नीचे चलते रहे जब तक कॉरिडोर एक बार फिर लेवल नहीं हो गया। वॉल लैंप्स जल नहीं रहे थे। चाहे गैस हो या कैंडल्स, वे अंधेरे में सोए हुए थे। अपने चारों कार्बाइड लैंप्स की येलोइश ग्लो के साथ लूमियन ने आगे एक डायगोनल एंगल पर एक रूम देखा जिसका वुडन डोर थोड़ा खुला था। अंदर से खून की हल्की बदबूदार गंध आ रही थी। वो करीब गया और वुडन डोर को धक्का देकर खोल दिया। कमरे में लाइट फैल गई और अंदर का सीन लूमियन, अल्बस और ग्रुप के बाकी लोगों की आंखों के सामने आ गया। ये एक छोटा बेडरूम था, लेकिन समय इसके लिए मेहरबान नहीं रहा था। बेड टूट चुका था, लकड़ी सड़ चुकी थी और टेबल खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। कमरे के सेंटर में अजीबोगरीब आइटम्स का एक कलेक्शन बिखरा पड़ा था। दीवारों पर गहरे घाव जैसे निशान थे, जैसे किसी ने हिंसक तरीके से अपनी उंगलियों से तब तक खरोचा हो जब तक कि उनका खून न निकल गया हो और वे सड़ न गई हों। खून दरारों में रिसने के बाद समय के साथ ऑक्सीडाइज होकर काला पड़ गया था। उसकी ओरिजिनल अपीयरेंस खो गई थी, लेकिन एक हल्की बदबू अब भी बनी हुई थी। तभी लूमियन के कानों में एक सीटी की आवाज पहुंची। अल्बस मेडिची ने इस साउंड के जरिए अपने इमोशंस एक्सप्रेस किए। वो लूमियन के पास से गुजरते हुए रूम में दाखिल हुआ और दीवार पर गहरी खरोंचों पर अपनी उंगलियां चलाने लगा। मैं सिर्फ उन डरावनी आवाजों को इमेजिन कर सकता हूँ जो प्रोड्यूस हुई होंगी, चब्बी फेस वाली एलरॉस ने कमेंट किया। उसका फोकस इस मामले पर थोड़ा हटा हुआ था। लूमियन ने अंदाजा लगाया कि रेड स्वान कैसल से कोई कभी पागलपन की हद तक नीचे उतरा होगा और इस रूम में कैद रहा होगा। दीवार पर बने निशान उनके टॉर्मेंट की हॉन्टिंग लेगेसी थे। एक कर्सरी सर्च के बाद, जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, वे आगे बढ़े। उन्होंने 3-वे इंटरसेक्शन पर राइट पाथ चुना, जो उन्हें एक ऐसे रूम की तरफ ले गया जिसका वुडन डोर पार्शली ओपन था। अंदर रूम पूरी तरह बिखरा हुआ था, जिस पर काले खून के धब्बे थे। दीवारें ऐसी चीजों से ढकी हुई लग रही थीं जिन्हें सिर्फ सड़ते हुए मांस के रूप में डिस्क्राइब किया जा सकता था। अल्बस मेडिची ने इसे ऑब्जर्व किया और अपनी जुबान से डिसअप्रूविंग क्लिक की आवाज निकाली। यहाँ एक बंदा फट गया। अंदर से बाहर की तरफ खून और मांस हर जगह फैला हुआ है। लूमियन ने लगभग न के बराबर सिर हिलाया। ये जजमेंट उसके अपने जजमेंट के साथ अलाइन हो रहा था। क्या यह किसी पायरोमैनियाक के कंट्रोल खोने और अपने अंत तक पहुंचने का रिजल्ट हो सकता है? पोएट इराइटा ने एक हाथ में कार्बाइड लैंप पकड़े हुए अपनी चेरीवुड पाइप से कश लिया, थोड़ा स्ट्रगल किया और अपना पर्सपेक्टिव रखा। मैं पूरी तरह नहीं समझ पा रहा हूं कि ऐसी ट्रेजेडी क्यों हुई, लेकिन इसमें एक तरह की पोएटिक क्वालिटी है। क्या एक्सप्लोजन आर्ट का एक फॉर्म है? लूमियन बुदबुदाया जब उसने रूम में एंटर किया और अपनी सर्च शुरू की। इस एनवायरनमेंट में उसके इमोशंस यूजुअल से थोड़े ज्यादा एजिटेटेड थे और उसके एग्रेसिव इंपल्सेस यकीनन बढ़ गए थे।
बदबूदार खून और सड़ते हुए मांस से एक ऐसा ऑरा निकल रहा था जो किसी के मेंटल स्टेट को इन्फ्लुएंस कर सकता था। 10 मीटर से ज्यादा आगे बढ़ने के बाद ग्रुप को कॉरिडोर के बगल में एक और रूम मिला जिसका वुडन डोर पार्शियली ओपन था। रूम से खून की बदबू नहीं आ रही थी, लेकिन लूमियन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी स्किन पर शार्प ब्लेड्स दबाए जा रहे हों, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। शार्पनेस, यही वो वर्ड था जो नेचुरली उसके दिमाग में आया। जैसे ही कार्बाइड लैम्प की लाइट ने रूम को रोशन किया, लूमियन, एलरॉस और बाकी लोगों ने देखा कि फर्नीचर छोटे छोटे टुकड़ों में रिड्यूस हो चुका था। बेड और डेस्क उंगली के साइज के स्क्वायर्स में पड़े थे जो पार्शियली कोलैप्स हो चुके थे। रिमार्केबल स्वॉर्ड्समैनशिप, अल्बस मेडिची ने हंसते हुए रिमार्क किया। लूमियन इस बात को लेकर ज्यादा कंसर्न नहीं था। उसे जो बात परेशान कर रही थी वो ये थी कि ये जगह पिछले 2 कमरों से अलग थी, जिनमें सड़ते हुए खून और सड़ते हुए मांस के निशान थे। जो इंसान कभी इस रूम में रहता था वो कहाँ गायब हो गया? लूमियन ने आगे बढ़ने का डिसाइड करने से पहले एरिया को गौर से देखा। जल्द ही वे एक उतरती हुई पत्थर की सीढ़ी पर पहुंचे। सीढ़ी का निचला हिस्सा अंधेरे में डूबा हुआ था, जो एंडलेस लग रहा था। सीढ़ियों के दोनों तरफ थोड़े खुले हुए वुडन डोर्स वाले कमरे थे। इन कमरों का इंटीरियर पिच ब्लैक था, जैसे कि वो सारी लाइट और मोशन को निगल सकता हो। लूमियन ने इंस्टिंक्टिवली लेफ्ट साइड को चुना, दरवाजे को धक्का देकर खोला और कार्बाइड लैम्प को रूम के अंदर किया। डायरेक्ट येलो लाइट में एक इंटैक्ट बेड, एक अनडैमेज्ड टेबल और एक चेयर सब परफेक्ट ऑर्डर में खड़े थे। उनके सामने दीवार पर 2 चमकती हुई ठंडी तलवारें सजी हुई थीं। टेबल पर अलग अलग शेप्स के कलरफुल बिल्डिंग ब्लॉक्स का ढेर और आयरन सोल्जर्स की एक कतार, जिनमें से हर एक कैंडल जितना लंबा था, करीने से अरेंज किए गए थे। ये आयरन सोल्जर्स गोल्डन एम्ब्रॉयडरी वाले ब्लू कोट्स पहने हुए थे। उन्होंने भाले पकड़े हुए थे जो पेड़ की टहनियों या ब्लैक राइफल्स जैसे लग रहे थे, जो इंटस में एक पॉपुलर टॉय था जिसे 1 या 2 सेंचुरी तक पॉपुलैरिटी मिली थी। लूमियन पैदल चलकर गया और कार्बाइड लैंप नीचे रख दिया। उसने एक आयरन सोल्जर उठाया और उसकी पीठ पर लगे टॉर्शन स्प्रिंग को कुशलता से घुमाया। कराहने जैसी आवाजों की एक सीरीज के साथ आयरन सोल्जर में जान आ गई। वो अपने भाले को ऊपर उठाते हुए आगे की ओर झूमने लगा। अपनी जवानी के दौरान ऐसे आयरन सोल्जर्स का सेट होने की यादें उसकी मदर की बीमारी और उसके पेपे की फाइनेंशियल ट्रबल से पहले की लूमियन के दिमाग में उमड़ आई। यहाँ डैमेज के कोई निशान नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे इसमें बचपन से लेकर जवानी तक के आइटम्स हों, एलरॉस ने कमरे के चक्कर लगाते हुए ऑब्जर्व किया। अल्बस मेडिची मुस्कुराया और रिमार्क किया, मैं सोच रहा हूँ कि इस रूम का ओनर अब कहाँ है। उम्मीद है कि वो इतना पागल नहीं होगा कि दीवारों को खरोचे या अंदर से बाहर की तरफ खुद को तबाह कर ले। जैसे ही वे बातें कर रहे थे, लूमियन ने अपनी राइट पाम आगे बढ़ाई, ये देखने के लिए वुडन डेस्क के दराज को खोलने की कोशिश की कि उसमें क्या है। अचानक उनके चारों तरफ एक ईथरियल आवाज गूंजी। मेरे ग्रैंडफादर पागल हो गए और अंडरग्राउंड पैलेस की गहराइयों में चले गए, कभी वापस न आने के लिए। लूमियन टेंस हो गया, उसकी बॉडी घूम गई और उसने आवाज के सोर्स के लिए सराउंडिंग्स को स्कैन किया। अल्बस, एलरॉस और बाकी लोगों ने भी वैसा ही किया, साफ तौर पर उस अनसेटलिंग आवाज को सुनते हुए। मेरे फादर पागल हो गए और अंडरग्राउंड पैलेस की गहराइयों में चले गए, कभी वापस न आने के लिए। मेरा भाई पागल हो गया और अंडरग्राउंड पैलेस की गहराइयों में चले गए, कभी वापस न आने के लिए। मैं अंडरग्राउंड पैलेस की गहराइयों से समनिंग सुनता हूँ। लूमियन, अल्बस, एलरॉस और एराइटा ने एक साथ कॉरिडोर के उस पार वाले वुडन डोर की तरफ अपनी निगाहें घुमाईं। स्पेक्ट्रल आवाज वहीं से आ रही थी। एक झटके के साथ कॉरिडोर में खड़े एराइटा ने अपने पीछे वाले वुडन डोर को धक्का देकर खोल दिया। इग्नोरेंस अक्सर बेखौफ होती है। येलोइश लाइट ने तुरंत 2 फिगर्स और मटेरियल के एक ढेर को रोशन कर दिया। उनमें से एक फ्लैश टोन पपेट था जो एक मेटल फ्रेम पर लगा हुआ था, जिसके सिर पर बाल नहीं थे और चेहरे के फीचर्स रुडिमेंट्री थे। इसके चारों ओर मोल्ड्स, बाल, मिट्टी और कंटेनर्स में रखे पिगमेंट थे। ग्रे ब्लैक रोब पहना हुआ एक आदमी, जिसके नेचुरल रेड हेयर लहरा रहे थे, एक फाइन ब्रश से पपेट को डिलीजेंटली पेंट कर रहा था। लाइट की घुसपैठ को महसूस करते हुए आदमी ने धीरे से अपना सिर उठाया, जिससे एक वेदर बीटन चेहरा रिवील हुआ जो घने बालों और डार्क आयरन जैसी आंखों से सजा था। लूमियन, इराइटा और बाकी लोगों को देखते ही वो धीरे से बोला। उसकी आवाज इथरियल थी, जैसे उसने पूछा हो, क्या आप यहाँ वैक्स स्टैचूज बनाने आए हैं? चैप्टर 426, कर्स। इराइटा ने अनकॉन्शियसली एक कदम पीछे खींच लिया। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। वो अपने डेज से बाहर निकला और डिमली लिट रूम में पपेट को डिलीजेंटली पेंट कर रहे ग्रे रोब वाले आदमी पर फोकस किया। उसने क्यूरियोसिटी के साथ पूछा, क्या आप वैक्स स्टैचूज के वही आर्टिसन हैं जो काउंट पुफर की सेवा करते हैं? इस काउंट को अपने फ्रेंड्स के लिए वैक्स फिगर्स बनाने का एक अजीब शौक था। लाल दाढ़ी वाले उस आदमी ने डायरेक्ट आई कांटेक्ट अवॉइड किया और अपने सामने रखे हाफ फिनिश्ड पपेट को कलर करना जारी रखा।
लूमियन, जो पहले ही कॉरिडोर में लौट चुका था, उसने अपना सिर घुमाया और अल्बस मेडिची पर एक नजर डाली। बोलने के बजाय उसने उस क्लटर्ड रूम में मौजूद एनिग्मेटिक आदमी से अपना सवाल पूछा, हमें तुम्हें क्या बुलाना चाहिए? लूमियन को यकीन था कि इस वैक्स स्टैचू आर्टिसन के साथ कुछ गड़बड़ थी, लेकिन वो प्रॉब्लम की एक्सटेंट डिटरमाइन नहीं कर सका। उन्होंने अभी नोटिस किया था कि इस कमरे से कोई रोशनी बाहर नहीं निकल रही थी, जिससे पता चलता था कि वो आदमी पूरी तरह अंधेरे में पपेट पर काम कर रहा था। गहरी, लोहे जैसी काली आंखों और लाल दाढ़ी वाले आदमी ने एक बार फिर ऊपर देखा और स्पेक्ट्रल टोन में बोला, मेरे ग्रैंडफादर पागल हो गए और अंडरग्राउंड पैलेस की गहराइयों में चले गए, कभी वापस ना आने के लिए। मेरे फादर पागल हो गए और अंडरग्राउंड पैलेस की गहराइयों में चले गए, कभी वापस ना आने के लिए। तो क्या तुम भी पागल हो? अल्बस मेडिची ने उस आदमी की बातों के बीच में टोकते हुए पूछा। आदमी जवाब देने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाया। मैं अंडरग्राउंड पैलेस की गहराइयों से समनिंग सुनता हूँ। इस पॉइंट पर उसकी नजर लूमियन, अल्बस और एल्ड्रॉस के चेहरों पर घूमी। उसकी दाढ़ी से ढके होठों के कोने थोड़े मुड़े, जो एक मायावी मुस्कान की ओर इशारा कर रहे थे। उसकी खाली काली आंखों की चमक और बढ़ गई और उसकी आवाज में जल्दबाजी का एहसास था। तुम तीनों जल्दी अंडरग्राउंड पैलेस की गहराइयों में जाओ। इराइटा अपनी सांसों के नीचे बुदबुदाया, मैं क्यों नहीं? लूमियन का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा, क्योंकि वो अल्बस और एल्ड्रॉस के बीच कॉमन ग्राउंड तलाश रहा था। जैसा कि पोएट इराइटा ने पॉइंट आउट किया था, उस अजनबी आदमी के स्टेटमेंट में तुम तीनों में वो शामिल नहीं था। अजीब एटमॉस्फेयर और सर्कमस्टांसेस को देखते हुए कुछ तो डेफिनेटली गलत था। मैं एक हंटर हूँ और अल्बस भी एक हंटर है। क्या एल्ड्रॉस भी एक हंटर हो सकती है? जब लूमियन इस बारे में सोच रहा था, अल्बस मेडिची वैक्स स्टैचू आर्टिसन के डरावने शब्दों से बेफिक्र लग रहा था। उसने एक शरारती मुस्कान दी और पूछा, क्या तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे ग्रैंडफादर, फादर और भाई को बचाने के लिए अंडरग्राउंड पैलेस की गहराइयों में जाएं, या तुम बस उन्हें अपनी यादें भेजना चाहोगे? काफी एग्रेसिव। लॉजिकली कहें तो वो कम से कम एक पायरोमैनियाक है, जिसकी पोषण की शक्ति ज्यादातर डाइजेस्ट हो चुकी है। हर शब्द के साथ हर किसी को प्रोवोक करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि वो जानबूझकर दूसरों को ये विश्वास दिलाने के लिए गुमराह कर रहा है कि वो केवल एक प्रोवोकर है? लूमियन ने अल्बस की वेल डिफाइंड साइड प्रोफाइल को देखा और मन ही मन बुदबुदाया। पपेट पेंट कर रहे आदमी ने अल्बस पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपना काम जारी रखा। परेशान करने के लिए सॉरी, लूमियन ने अल्बस को सिचुएशन और बढ़ाने का मौका दिए बिना कहा। उसने सिंदूरी लकड़ी के दरवाजे के हैंडल की ओर हाथ बढ़ाया, उसे धीरे से बंद किया और कमरे को पीछे छोड़ दिया। लूमियन ने आयरन क्लैड सोल्जर वाले कमरे को एक्सप्लोर ना करने का डिसाइड किया। उसे डर था कि यह अनचाहे इवेंट्स को ट्रिगर कर सकता है। अंधेरे में लूमियन हाथ में कार्बाइड लैंप लिए घिसी हुई पत्थर की सीढ़ियों से नीचे उतर गया। गूंजते हुए कदमों के बीच एल्ड्रॉस आइनहॉर्न ने अचानक कमेंट किया, वो आदमी एक शेर जैसा लग रहा था। लूमियन ने वैक्स स्टैचू आर्टिसन की अपीयरेंस को याद किया। वाकई अपने लंबे, घने लाल बालों और दाढ़ी के साथ वो एक इंसानी शेर जैसा लग रहा था। अल्बस मेडिची ने अपने हाथ में पकड़े कार्बाइड लैंप को धीरे से हिलाया और एल्ड्रॉस की तरफ देखा। ये तुम्हारे मैटरनल ग्रैंडफादर का कैसल है। तुम यहाँ लगभग 6 साल से रह रही हो। एक विजिटर की तरह एक्ट मत करो जिसे कुछ नहीं पता। मैं वाकई नहीं जानती कि वो व्यक्ति कौन था, एल्ड्रॉस ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया। मैं शायद ही कभी अंडरग्राउंड पैलेस में एंटर करती हूँ। सबसे दूर जहाँ मैं गई हूँ, वो वैक्स स्टैच्यूज से भरा कमरा है। दूसरे शब्दों में, अपने लिमिटेड एक्सप्लोरेशंस के दौरान तुमने वही रास्ता चुना था जो मैंने चुना था। तुमने होप, मैडनेस और डेथ के 3 दरवाजों में से डोर ऑफ मैडनेस को चुना था। तुम और गहरे क्यों नहीं गई? तुम्हें किस बात की चिंता थी? लूमियन ने एल्ड्रॉस आइनहॉर्न के छोटे से जवाब से कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली। अल्बस हंसा। क्या तुमने सोरॉन फैमिली के मेंबर्स के पागल होने और अंडरग्राउंड पैलेस की गहराइयों में जाने की लीजेंड सुनी है, जहां से वे कभी वापस नहीं लौटते? एग्जाम्पल के लिए, मेरे ग्रैंडफादर पागल हो गए और अंडरग्राउंड पैलेस की गहराइयों में चले गए। आयरन एंड ब्लड क्रॉस ऑर्डर के मेंबर ने उस आदमी के बोलने के अंदाज की हूबहू नकल की। एक्सीलेंट, तुमने वही सवाल पूछा जो मैं पूछना चाहता था। अल्बस मेडिची के इरिटेटिंग मैनर के बावजूद वो एक पर्पस सर्व कर रहा था। उसके मन में कोई हिचकिचाहट नहीं थी और उसने बड़ी समझदारी के साथ वे सवाल पूछे जो वो नहीं पूछ सकता था। साथ में ऐसे टीममेट के होने से लूमियन दूरी बनाए रख सकता था और अपने ट्रू थॉट्स और एटीट्यूड को छिपा सकता था। घिसी हुई पत्थर की सीढ़ियां एंडलेस लग रही थीं। जैसे ही एल्ड्रॉस सावधानी से नीचे उतरी, उसने आह भरी और एक्सप्लेन किया, मैंने हमेशा ऐसी लीजेंड्स के बारे में सुना है। रेड स्वान कैसल के मास्टर और यहाँ रहने वाले सोरॉन फैमिली के मेंबर्स, चाहे मर्द हों या औरतें, धीरे धीरे हिंसक और चिड़चिड़े हो जाते हैं और आखिरकार पागल हो जाते हैं।
उनके लिए खुद को म्यूटिलेट करने के बाद अंडरग्राउंड पैलेस की गहराइयों में एंटर करना और कभी वापस ना आना पॉसिबल है। ये इंसिडेंट्स कभी कभार होते हैं, कभी कुछ सालों में एक बार या साल में 2 या 3 बार। उन फैमिली मेंबर्स के अलावा जो अपने पूर्वजों की ग्लोरी को रिस्टोर करना चाहते हैं, सोरॉन ने खुद को इस पुराने कैसल से दूर कर लिया है। वो पागल नहीं होना चाहता। इसका एक सर्टेन इफेक्ट है जो सोरॉन फैमिली के कंटिन्यूएशन और हेरिटेज को इंश्योर करता है। हालांकि वो पागलपन एक श्राप जैसा लगता है, एक ऐसा श्राप जो ब्लड लाइन में जड़ जमाए हुए है। सोरॉन जो कहीं और रहता है, कभी कभी लोगों को अचानक यहाँ लौटते और अपने पूर्वजों के एक्सपीरियंसेस को रिपीट करते हुए देखेगा। क्या ये सोरॉन फैमिली के डिक्लाइन के पीछे का सरफेस एक्सप्लेनेशन है? अगर फैमिली के कोर मेंबर्स एक एक करके पागल हो जाते हैं और बिना वापस लौटे अंडरग्राउंड पैलेस में एंटर करते हैं, तो फैमिली वाकई धीरे धीरे डिक्लाइन होगी। एल्रोस ने हमें उन मैटर्स के बारे में डिटेल में क्यों बताया जो सोरॉन फैमिली के लिए प्राइवेट हैं। उसका मानना है कि हम जिंदा वापस नहीं निकलेंगे, इसलिए वो अपनी शेयर करने की इच्छा को पूरा कर रही है। लूमियन को किंग स्पाई गेम की वजह से आए नाइटमेयर्स याद आ गए। उन नाइटमेयर्स में रेड स्वान कैसल पागलों से भरा हुआ था, जिन्होंने खुद को भयानक तरीकों से म्यूटिलेट किया था, अपनी आंखें निकाल ली थीं और बहुत कुछ। ऐसा लग रहा था कि इन पागलों में सोरॉन फैमिली के अलग अलग इंडिविजुअल्स शामिल रहे होंगे, जो 200 से ज्यादा सालों के दौरान पागल हो गए थे। लेकिन उन सभी की ब्लड लाइन सोरॉन नहीं थी। लूमियन को याद आया कि कैसे नॉवेलिस्ट अनोरी और किंग स्पाई गेम के अन्य पार्टिसिपेंट्स भी पागल हो गए थे और सोरॉन फैमिली की लीनेज न होने के बावजूद खुद को और दूसरों को नुकसान पहुंचाया था। अल्बस मेडिची ने अपने इरिटेटिंग अंदाज में मुस्कुराते हुए एल्रोस से पूछा, क्या तुम्हारे मैटरनल ग्रैंडफादर भी पागल होकर अंडरग्राउंड पैलेस की गहराइयों में चले गए थे? एल्रोस शांत रही और जवाब दिया, नहीं, उनकी डेथ क्रॉनिक सिरदर्द की वजह से हुई थी। रेड स्वान कैसल का हर ओनर आखिरकार पागल नहीं होता। अल्बस ने बिना रुके फिर पूछा, जो पागल नहीं होते उनमें कॉमन फैक्टर्स क्या हैं? एल्रोस का चेहरा कार्बाइड लैम्प की चमक से रोशन था जब उसने अपनी यूजुअल टोन में जवाब दिया, ये एक फैमिली सीक्रेट है। एसेंस में वो कह रही थी, मैं तुम्हें नहीं बताने वाली। इस जवाब ने लूमियन को फ्रस्ट्रेटेड फील कराया। अगर एल्रोस ने शुरुआत से ही उन्हें सोरॉन फैमिली के मामलों में ताक झांक करने के खिलाफ आगाह किया होता, तो वो इमोशनली रिएक्ट नहीं करता। लेकिन उसकी दिलचस्प जानकारी शेयर करने की इच्छा और फिर क्रूशियल डिटेल्स छिपा लेना एक जानबूझकर किए गए प्रोवोकेशन जैसा महसूस हुआ। एक पल की चुप्पी के बाद अल्बस मेडिची की मुस्कान वापस आ गई और उसने आगे पूछा, तुम्हारी मदर के बारे में क्या? एल्रोस ने जवाब दिया, उनकी डेथ नॉर्मली एक बीमारी की वजह से हुई थी। अल्बस हंसा और जारी रखा, तुम्हारे बारे में क्या? तुम्हारे पास भी सोरॉन फैमिली की ब्लड लाइन है। क्या तुम भी अचानक पागल हो जाओगी? एल्रोस ने अपना सिर घुमाया और उस बदतमीज साथी को देखा। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जिसे डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता था। लॉन्ग रन में हम सब पागल हो जाएंगे। हम सब से तुम्हारा क्या मतलब है? लूमियन का माथा सिकुड़ गया। उसे महसूस हुआ कि एल्रोस सिर्फ सोरॉन फैमिली की बात नहीं कर रही थी। एक पल की चुप्पी छाई रही, जिसे पोएट इराइटा की गहरी आह ने तोड़ा। एक परिवार का डर, पीढ़ियों से चला आ रहा श्राप और वे पूर्वज जो अंधेरे अंडरग्राउंड में चले गए। एक ऐसे के लिए ये कितना बेहतरीन थीम है। ये बहुत इंस्पायरिंग है। अगर अनोरी को इसके बारे में पता चलता, तो वो यकीनन एक क्लासिक नॉवल लिखता। यहाँ तक कि मुझे भी एक लंबी पोएम लिखने की अर्ज हो रही है। जैसे जैसे वे बातें करते रहे, वे चारों आखिरकार लंबी पत्थर की सीढ़ियों के एंड पर पहुंच गए। उनके सामने ग्रे वाइट पत्थर के पिलर्स वाला एक विशाल हॉल फैला हुआ था, जो ऊपर की डार्क सीलिंग को सपोर्ट कर रहा था। चारों कार्बाइड लैंप्स ने उस जगह को रोशन किया, जिससे कुछ पत्थर के पिलर्स के पीछे आंशिक रूप से खुली हुई हड्डियों के कई ढेर दिखाई दिए। ढेर सारे मुर्दे। अल्बस मेडिची बेखौफ होकर मुस्कुराया और एक हड्डी के ढेर की ओर चल दिया। उसी पल लूमियन को सरसराहट की आवाज सुनाई दी। उसने तेजी से अपना सिर उठाया और कार्बाइड लैंप ऊपर किया। धुंधली पीली रोशनी में धब्बेदार सीलिंग पर एक विशाल परछाई सरप्राइजिंग स्पीड से चली, दूसरी तरफ के अंधेरे में गायब होने से पहले ऊबड़ खाबड़ सरफेस पर रेंगती हुई। वो परछाई एक मकड़ी जैसी क्रीचर थी। अपनी किस्म के मुकाबले इसकी सिर्फ एक जोड़ी आंखें थीं, लेकिन हर आंख में अनगिनत छोटी सिंगल आंखें इंडिपेंडेंटली घूम रही थीं, जिनसे एक ठंडी और डरावनी रोशनी निकल रही थी। उसकी पीठ पर एक सूखे हुए काले मुट्ठी के साइज के दिल के चारों ओर अनगिनत लंबे घने ब्रिसल्स थे। लूमियन का खून ठंडा पड़ गया जब एक टर्म उसके दिमाग में आया, ब्लैक हंटिंग स्पाइडर। ये कंस्पिरेटर पोशन के मेन इंग्रेडिएंट्स में से एक था। पिछले महीने के दौरान भले ही लूमियन ने अभी तक ब्लैक हंटिंग स्पाइडर्स और स्फिंक्स से रिलेटेड कोई इंग्रेडिएंट्स एक्वायर नहीं किए थे, लेकिन उसने इन दो बियॉन्डर क्रीचर्स की अपीयरेंस और एबिलिटीज के बारे में एक जनरल अंडरस्टैंडिंग बना ली थी। हाल ही में
उसने इन क्रीचर्स को लोकेट करने की अपनी खोज में दूसरी लोकेशन पर टेलीपोर्ट करने के बारे में सोचा था। हालांकि उसने अभी जिस ब्लैक हंटिंग स्पाइडर को देखा था, वो उसके द्वारा इकट्ठी की गई इन्फॉर्मेशन से भी ज्यादा अनयूजुअल थी। ये कई डिटेल्स में सिग्निफिकेंटली अलग थी, खासकर एक सूखे हुए दिल की प्रेजेंस जो डरावने तरीके से इंसान के दिल जैसा लग रहा था। चैप्टर 427 हंटर्स कोऑपरेशन। वो सस्पेक्टेड ब्लैक हंटिंग स्पाइडर चमकी और हॉल के दूसरी तरफ अंधेरे में गायब हो गई। लूमियन ने केवल इसे देखा था, लेकिन समय पर रिएक्ट नहीं कर सका। अल्बस मेडिची और एल्ड्रॉस आइनहॉर्न भी पूरी तरह से हैरान रह गए थे। जब तक इराइटा ने एबनॉर्मलिटी को सेंस किया और सीलिंग की ओर देखा, वो विशाल काली मकड़ी गायब हो चुकी थी। आप क्या देख रहे हैं? पोइट ने क्यूरियोसिटी के साथ पूछा और कैजुअली कमेंट किया, अंडरग्राउंड भूल भुलैया की दीवारों पर कोई म्यूरल नहीं है। ये सोरॉन फैमिली की फॉर्मर ग्लोरी से मैच नहीं करता। नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट में ग्रैंड बिल्डिंग्स बनाते समय म्यूरल जरूरी होते थे। सभी पेंटर्स इन शानदार वर्क्स ऑफ आर्ट को बनाने के लिए इनवाइट किए जाने पर गर्व महसूस करते थे, खासकर जब कैथेड्रल डोम्स और वॉल्स पर एपिक पेंटिंग्स की बात आती थी। ये पेंटिंग्स न केवल स्टेटस सिंबल थीं, बल्कि इन्हें पूरा होने में महीनों या सालों भी लग जाते थे। लूमियन ने अपनी नजरें हटाईं और मुस्कुराया। मैंने एक जहरीली मकड़ी देखी। यहाँ लंबे समय से कोई नहीं आया है। ऐसा लगता है कि ये खतरनाक क्रीचर्स के लिए एक सुरक्षित ठिकाना बन गया है। इराइटा के रिस्पॉन्स का वेट किए बिना उसने सजेस्ट किया, अल्बस, एल्रोस और मेरे पास इंप्रेसिव स्किल्स और एक्सटेंसिव हंटिंग एक्सपीरियंस है। यह क्लियर है कि आपके पास सफिशिएंट ट्रेनिंग की कमी है। क्यों ना आप समय से पहले सरफेस पर लौट जाएं? आगे बढ़ना आपके लिए पेरिलस हो सकता है। आप सच में ये बिलीव नहीं करते कि आप क्राउन ढूंढ सकते हैं और राजा बन सकते हैं, है ना? इराइटा बुदबुदाया, कोई प्रॉब्लम नहीं। आखिरकार आप मेरे स्पॉन्सर हैं। अगर आप लोगों का साथ देने और कुछ मजे करने की बात ना होती, तो मैं इस पिच ब्लैक अंडरग्राउंड में कदम नहीं रखता। मैं एडवेंचरिंग और परफॉर्मिंग आर्ट्स की उम्र पार कर चुका हूँ। ठीक है, मैं अब सरफेस पर वापस जाऊंगा और लिविंग रूम में आपका वेट करूंगा। वहाँ ला फे वर्ते, ब्लैक टी, रिफ्रेशमेंट्स और टोबैको है। वो यहाँ से कहीं ज्यादा कंफर्टेबल है। जैसे ही पोइट बोला, वो मुड़ा और हॉल के एग्जिट की ओर पत्थर की सीढ़ियों की तरफ चल दिया। अभी उसने कुछ ही कदम उठाए थे कि उसके राइट साइड के अंधेरे में एक ब्लेज फूटा, जो एक क्रिम्सन स्पीयर की तरह इराइटा की ओर तेजी से बढ़ा। लूमियन के पीछे अल्बस मेडिची के चारों ओर फ्लेम्स उमड़ी, जो उसे एक क्रिम्सन स्पीयर में ट्रांसफॉर्म कर रही थीं, जो पोइट पर अटैक करने वाले फ्लेमिंग स्पीयर से टकराया। आयरन एंड ब्लड क्रॉस ऑर्डर का मेंबर एक क्रिम्सन स्पीयर में बदल गया और एक सनसनाहट के साथ उड़ गया, उस फ्लेमिंग स्पीयर से टकराते हुए जिसने पोइट पर अटैक किया था। एक जोरदार धमाके के साथ दोनों फ्लेमिंग स्पीयर्स बिखर गए, जिससे अल्बस मेडिची और वो विशाल काली मकड़ी रिवील हुई जिसका दिल मुरझाया हुआ था। मकड़ी ने एक हाई फ्रीक्वेंसी चीख निकाली, अपनी बॉडी को ऊपर उठाया और अपने चार मोटे बालों वाले अंगों को घुमाया, जो अल्बस मेडिची की ओर ठंडी रोशनी के साथ चमकते हुए दरांती की तरह लग रहे थे। उसी समय एक लगभग व्हाइट हॉट स्पीयर उड़ा और काली मकड़ी के साइड में लगा, उसके हार्ड शेल को जलाते हुए और उसके आर पार निकल गया। वो एल्ड्रॉस आइनहॉर्न थी। वो प्रिपेयर्ड लग रही थी और चुपचाप अपनी पोजीशन शिफ्ट कर ली थी, उस विशाल काली मकड़ी के अपीयर होने का वेट करते हुए। अगले ही पल फुर्तीले क्रिम्सन फायर रेवेंस अलग अलग ट्रेजेक्टरीज को फॉलो करते हुए बर्निंग व्हाइट स्पीयर द्वारा बनाए गए घाव में घुस गए। रंबल। विशाल काली मकड़ी की बॉडी के भीतर भयंकर एक्सप्लोजन ने फ्लेम्स का एक कैओटिक स्टॉर्म पैदा किया, जिससे उसका बाहरी कैरपेस और मांस फटने लगा। लूमियन ने अपनी इंप्रेसिव एबिलिटीज को पीछे नहीं रखा। उसने फायर रेविन को कंडेंस करना उसी पल शुरू कर दिया था जब अल्बस मेडिची ने हमलावर का सामना किया था। विशाल काली मकड़ी के दरांती जैसे अंग अल्बस से चूक गए, जिसने पीछे हटने के मौके का फायदा उठाया। रिलेंटलेस असॉल्ट के तहत मकड़ी ने एक चुभने वाली चीख निकाली, जो उसके काइटन्स शेल के भीतर गूंज उठी। उसके पीछे का सिकुड़ा हुआ काला दिल अचानक गहरा लाल चमक उठा, जिससे धधकते हुए फायरबॉल्स बनने लगे। इन फायरबॉल्स ने एक जाल बनाया जो विशाल काली मकड़ी को घेर रहा था, और लूमियन, अल्बस और एल्रोस की ओर बढ़े, अपने पीछे क्रिम्सन ट्रेल्स छोड़ते हुए। इसके विपरीत इराइटा, जो इस सुपर ह्यूमन बैटल से स्तब्ध रह गया था, उसे इग्नोर किया गया और वो अनहार्म रहा। रंबल, रंबल, रंबल। जैसे ही लूमियन और बाकी लोग इनकमिंग फायरबॉल से बचे, उनमें से एक हॉल में गहराई तक चला गया और जल्दी से डिसिपेट हो गया। फायरबॉल के भीतर छिपी हुई विशाल काली मकड़ी ने लूमियन और दूसरों के घेरे को तोड़ने और एक बार फिर गायब होने के मौके का फायदा उठाया। उनके चारों ओर क्रिम्सन फ्लेम्स जलती रहीं। अल्बस मेडिची ने बुरी तरह घायल काली मकड़ी से टपकते डार्क रेड लिक्विड को देखा, लेकिन तुरंत उसका पीछा नहीं किया। इसके बजाय वो लूमियन की ओर देखकर मुस्कुराया और कहा, नाइस बैटिंग। लूमियन ने इससे इनकार नहीं किया।
उसने पोएट इराइटा को अकेले सरफेस पर लौटने के लिए कहा था ताकि विशाल काली मकड़ी को चारे के रूप में बाहर निकाला जा सके। अगर मकड़ी ने चारा नहीं लिया होता तो इराइटा बिना किसी खतरे के अंडरग्राउंड पैलेस से बाहर निकल जाता। लेकिन अगर मकड़ी ने अकेले एक ऑर्डिनरी इंसान का शिकार करने का प्लान बनाया तो लूमियन टारगेट को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पिरिट वर्ल्ड ट्रैवर्सल और स्पेल ऑफ हरम का यूज करने के लिए तैयार था। उसका मकसद उस क्रीचर को खत्म करना था जिसे एक पोशन इंग्रेडिएंट होने का सस्पेक्ट था, जितनी जल्दी हो सके। ऐसे अवसर के साथ वो पीछे हटने और अपने ट्रम्प कार्ड्स छिपाने को तैयार नहीं था। वो किसी भी गड़बड़ को रोकने के लिए बैटल को तेजी से खत्म करना चाहता था। अनएक्सपेक्टेडली अल्बस मेडिची का रिएक्शन उसके मुकाबले ज्यादा तेज था, इसलिए लूमियन समय रहते रुक गया और फायर रेवेंस पर स्विच कर लिया। उसका इरादा काली मकड़ी के कॉम्बैट स्टाइल को ऑब्जर्व करना और उसके पास मौजूद किसी भी सीक्रेट को रिवील करना था। अब लूमियन को यकीन था कि ये विशाल काली मकड़ी ब्लैक हंटिंग स्पाइडर से कहीं ज्यादा फॉर्मिडेबल थी। अगर ये बाद वाली होती तो वो 3 हंटर्स के घेरे से कभी नहीं बच पाती, वो बार बार होने वाले एक्सप्लोशन से खत्म हो गई होती। हालांकि ये कंफर्म हो गया था कि काली मकड़ी ब्लैक हंटिंग स्पाइडर के इक्विवेलेंट नहीं थी, लेकिन ये निसंदेह हंटर पाथवे से थी। कोरिस्पॉन्डिंग बियॉन्डर पावर्स के साथ इसकी बॉडी के स्पेशल पार्ट्स का यूज निश्चित रूप से पोशंस ब्रू करने के लिए किया जा सकता था। लूमियन एलरॉस की ओर मुड़ा और सीधे कहा, वो मॉन्स्टर ब्लैक हंटिंग स्पाइडर से अलग है। उसकी पीठ पर इंसान जैसा दिल है। क्या चल रहा है? एलरॉस ने हॉल के साए में टपकते गहरे लाल खून को देखा और एक पल के लिए विचार किया। मैंने पहले कभी ऐसा बियॉन्डर क्रीचर नहीं देखा। वो रुक गई और फिर जारी रखा, मुझे बस इतना पता है कि अगर रेड स्वान कैसल के मालिक और सोरॉन फैमिली के कई कोर मेंबर्स पागल नहीं होते और बिना लौटे अंडरग्राउंड पैलेस की गहराइयों में नहीं जाते तो कोई उनका दिल निकाल लेता है और उसे अंडरग्राउंड पैलेस में कहीं भेज देता है। ये सुनते ही लूमियन को अचानक एक सीन याद आया जो उसने किंग स्पाई गेम के लिंगरिंग इफेक्ट्स के कारण सपने में देखा था। अनगिनत व्हाइट कैंडल्स से घिरे एक ब्रॉन्ज कॉफिन में डार्क रेड, लगभग काली ब्लड वेसल्स वाला एक हाथ फैला हुआ था, जिसने एक सिकुड़ा हुआ, मुरझाया हुआ काला दिल पकड़ा हुआ था जिससे कुछ खून रिस रहा था। सोरॉन फैमिली आखिर क्या कर रही है? लूमियन मन ही मन गाली दिए बिना नहीं रह सका। इस अंडरग्राउंड पैलेस की गहराइयों में क्या छिपा था और इसके भीतर कितने म्यूटेटेड मॉन्स्टर्स छिपे हुए थे? उस पल पोएट इराइटा आखिरकार अपने सुन्नपन से बाहर आया। उसने सदमे, डर और एक्साइटमेंट में लूमियन और दूसरों की ओर देखा। क्या आप सभी बियॉन्डर पावर्स यूज करने के काबिल हैं? आप बियॉन्डर्स के बारे में भी जानते हैं? अल्बस मेडिची के चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन था जो सजेस्ट कर रहा था कि वो जानने के लायक नहीं था। जैसे ही इराइटा लूमियन के पास आया, उसने जल्दी से एक्सप्लेन किया, 7 या 8 साल पहले मैं मटेरियल इकट्ठा करने के लिए एक बैटलफील्ड में गया था और कुछ देखा था। मुझे पता था कि हमारी आर्मी में बहुत से लोग थे जो सुपर पावर्स का यूज कर सकते थे। उन्हें बियॉन्डर्स कहा जाता था। हमारे पास सुपर पावर्स हैं और वे काफी सिमिलर लग रहे हैं। लूमियन ने मुस्कुराते हुए चारों ओर देखते हुए कहा, क्या आप हमारे साथ और गहराई तक जाना चाहते हैं या खुद सरफेस पर लौटना चाहते हैं? इराइटा ने अपना डर नहीं छिपाया और बुदबुदाया, बेशक मैं आपके साथ चलूंगा। हालांकि इसकी बहुत संभावना है कि मेरा सामना उस बड़ी मकड़ी से फिर से होगा, लेकिन अकेले अंधेरे में घूमना और अज्ञात मॉन्स्टर्स के आसपास रहने से तो ये बेहतर है। मैं नहीं चाहता कि मेरी लाइफ की आखिरी पोयम ओ मूर्ख इराइटा हो। लूमियन ने कुछ सेकंड के लिए सोचा और शांति से कहा, अगर आप सरफेस पर लौटना चाहते हैं तो मैं आपको अंडरग्राउंड पैलेस के एंट्रेंस तक एस्कॉर्ट कर सकता हूँ। फिर मैं डेफिनेटली वापस लौटना चुनूंगा। इराइटा ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना मन बदल लिया। लूमियन फिर अल्बस और एलरॉस की ओर मुड़ा और पूछा, क्या आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, यहाँ वेट करना चाहते हैं या खुद और गहराई तक जाना चाहते हैं? अल्बस मेडिची ने लूमियन को एक गहरी नजर दी और उपहास किया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने मॉरल पर्सन होंगे। आप अपनी संदिग्ध प्रतिष्ठा के बावजूद इस पोएट को एस्कॉर्ट कर सकते हैं। उसका इम्प्लीकेशन क्लियर था। आपकी नैतिकता की कमी को देखते हुए किसी को बाहर ले जाने के पीछे आपका जरूर कोई गुप्त मकसद होगा। उसने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि वो रुकने का इरादा रखता है या अकेले आगे बढ़ने का। मैं अल्बस के साथ हूँ। एलरॉस जो अल्बस के पास खड़ी थी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाथ में कार्बाइड लैंप पकड़े हुए। लूमियन ने काली मकड़ी द्वारा छोड़ी गई गहरे लाल खून की बूंदों को देखा और इराइटा के साथ पत्थर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा, रोशनी के लिए कार्बाइड लैंप का यूज करते हुए। पिच ब्लैक और साइलेंट अंडरग्राउंड में वे उस कॉरिडोर में वापस आ गए जहां वैक्स स्टैचू आर्टिसन और आयरन सोल्जर्स थे। पोएट इराइटा ने नीचे के गहरे अंधेरे की ओर देखा और अपने स्पॉन्सर से कहा, वे दोनों सिंपल नहीं होने चाहिए। मुझे पता है, लूमियन ने लापरवाही से जवाब दिया। पीली चमक देने वाले कार्बाइड लैंप को पकड़े हुए वो मॉडरेट पेस से आगे बढ़ा। इराइटा उसके पास क्लोजली चला और अपनी यूजुअल टोन में जारी रखा,
लोएन किंगडम और फीजैक एम्पायर के बीच वॉर 7 साल से ज्यादा पहले खत्म हो गया था, लेकिन मिस एलरॉस ने मेंशन किया कि उनके फादर की डेथ 6 साल पहले वॉर में हुई थी। अगर मुझे सही याद है तो ये शायद फीजैक एम्पायर की हार वाली ट्रीटी से असंतोष के कारण हुए विद्रोह की वजह से था। यह फीजैक एम्पायर में एक सिविल वॉर था। मिस एलरॉस ने लोएन किंगडम को क्यों मेंशन किया? क्या उनके फादर रॉयल फैमिली के उस एक्सट्रीम फैक्शन के रिप्रेजेंटेटिव हैं या मेंबर हैं जो विद्रोह में मारे गए थे? रॉयल फैमिली का एक मेंबर जिसने विद्रोह किया, क्या इसलिए वे ट्रायर भाग गए? लूमियन ने पॉलिटिकल एंथुसियास्ट इराइटा द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन पर विचार किया। इराइटा ने अपने स्पॉन्सर की ओर देखा और जारी रखा, एक्चुअली आज से पहले मैंने अल्बस मेडिची को कहीं और देखा था। लूमियन की क्यूरियोसिटी बढ़ गई और उसने पूछा, कहाँ? इराइटा ने चारों ओर देखा और अपनी आवाज धीमी कर ली। सेक्रेड हार्ट क्लॉइस्टर। चैप्टर 428 इंसिनरेशन। सेक्रेड हार्ट क्लॉइस्टर ट्रायर के इटर्नल ब्लेजिंग सन चर्च का सबसे बड़ा क्लॉइस्टर। अल्बस मेडिची वहां क्यों गया था? क्या वो प्यूरिफायर द्वारा आयरन एंड ब्लड क्रॉस ऑर्डर में भेजा गया कोई अंडरकवर एजेंट हो सकता है? या क्या गार्डनर मार्टिन ने उसे सेक्रेड हार्ट क्लॉइस्टर पर नजर रखने का निर्देश दिया था? लूमियन का दिमाग सवालों और अंदाजा लगाने में दौड़ रहा था। जैसे ही वो आगे बढ़ा, हाथ में कार्बाइड लैंप पकड़े हुए, इराइटा ने जल्दबाजी में और जानकारी दी। सेक्रेड हार्ट क्लॉइस्टर में मेरा एक दोस्त है, मैं अक्सर उसके साथ ड्रिंक करने वहां जाता हूँ। लूमियन ने पल भर के लिए अल्बस मेडिची से अपना ध्यान हटाते हुए मजाक किया, क्या क्लॉइस्टर के भिक्षु शराब पी सकते हैं? वे दोनों उस सायेदार रास्ते से गुजरे जिसका एकमात्र सहारा कार्बाइड लैंप की पीली रोशनी थी। इराइटा बड़बड़ाया, बेशक वे पी सकते हैं, लेकिन वे शराब में लिप्त नहीं हो सकते या नशे में नहीं आ सकते। सेक्रेड हार्ट क्लॉइस्टर द्वारा बनाई गई वाइन अब तक की सबसे बेहतरीन वाइन है जो मैंने कभी चखी है। क्या आपका दोस्त एक भिक्षु है? लूमियन एक मध्यम गति से चल रहा था, उसकी आहट उस अंतहीन लगने वाले रास्ते में गूंज रही थी। इराइटा सीएल के साथ बातचीत करने में संतुष्ट लग रहा था और उसने कुछ भी नहीं छिपाया। हाँ, वो ब्रदरहुड माइनर का सदस्य है और उसने मेरे भतीजे के बपतिस्मा पुजारी के रूप में सेवा की थी। बाद में वो कैथेड्रल के पादरियों द्वारा सुख सुविधाओं में डूबे रहने को और बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने भिक्षु बनने का फैसला किया। वो सेक्रेड हार्ट क्लॉइस्टर में शामिल हो गया और वर्तमान में शराब बनाने वाली भट्टी की देखरेख कर रहा है। ब्रदरहुड माइनर का एक सदस्य जो संयम और तपस्या के समर्थक थे। लूमियन ने यह निष्कर्ष निकाला और उनकी बातचीत को वापस मोड़ दिया। आपने और आपके दोस्त ने अल्बस मेडिची को कितनी बार देखा है? सेक्रेड हार्ट क्लॉइस्टर में उसके जाने का कारण क्या था? सिर्फ एक बार, इराइटा बुदबुदाया। मैं खुद को ऐसे मामलों में शामिल नहीं करता। वहां कोई नन नहीं है। जब मैंने उसे देखा तो वो एक भिक्षु के साथ गलियारे में चल रहा था और क्लॉइस्टर के पिछले हिस्से में दाखिल हुआ था। ऐसा लगता है कि अल्बस मेडिची गुप्त रूप से या पकड़े जाने के डर से वहां दाखिल नहीं हुआ था। लूमियन ने इराइटा की बातों से यह निष्कर्ष निकाला। पोइट इराइटा की विषयों की अथक खोज के बीच वे दोनों आखिरकार उस भयानक वैक्स स्टैचू रूम से गुजरे और उम्मीद, पागलपन और मौत के उन रहस्यमय दरवाजों वाले हॉल को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने अंडरग्राउंड पैलेस की ओर अपने कदमों को वापस मोड़ा। इराइटा ने राहत की एक लंबी सांस ली और रिलैक्स महसूस किया। वो शिकायत करते हुए बोला, ये अंडरग्राउंड पैलेस बहुत खतरनाक है और यहाँ अलौकिक क्षमताओं वाले जीव हैं। पुफर हमें सच में नीचे एक एडवेंचर पर ले आया। क्या वो हमें मरवाने की कोशिश कर रहा है? आप सभी किंग स्पाई गेम से कई बार करप्ट हो चुके हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप वास्तव में जीवित हैं? लूमियन इराइटा की शिकायतों का सीधा जवाब देने से बचा और एक चंचल मुस्कान के साथ टिप्पणी की, ऐसा लगता है कि आप जितने डरे हुए और तनाव में होते हैं उतना ही अधिक बात करना पसंद करते हैं। यही बात मुझे जीवित महसूस कराती है, इराइटा ने कबूल किया। जैसे ही वे स्पाइरल स्टेयरकेस के जरिए अंडरग्राउंड पैलेस से बाहर निकले, उसने कार्बाइड लैंप को बुझा दिया। लूमियन वापस मुड़ा और पागलपन के दरवाजे की ओर अपने कदम बढ़ाए। जब वो निकला था तो उसने दरवाजा बंद नहीं किया था, भले ही वो अभी पास नहीं पहुंचा था। कार्बाइड लैंप की पीली रोशनी ने वैक्स स्टैच्यूज को धुंधला सा दिखा दिया था, जैसे वे अंधेरे में इंतजार कर रहे हों। लूमियन दरवाजे पर रुका, धीरे से नीचे झुका और अपने सामने जमीन पर कार्बाइड लैंप रख दिया। फिर वो सीधा खड़ा हुआ और वैक्स स्टैच्यूज के चेहरों पर अपनी नजर डाली। उनके चेहरे दर्द में जमे हुए और साये में लिपटे हुए थे। एक के बाद एक क्रिम्सन फायर रेवेंस उसके चारों ओर प्रकट होने लगे। चूंकि काउंट पुफर ने उन्हें अंडरग्राउंड पैलेस की खतरनाक गहराई में ले जाकर बुरी मंशा दिखाई थी, कोई भी साधारण व्यक्ति पहले ही मर चुका होता, इसलिए सोरॉन परिवार के किसी सदस्य, रेड स्वान कैसल के मालिक के प्रति कोई शिष्टाचार दिखाने का कोई कारण नहीं था। लूमियन की योजना सीधी थी, वैक्स स्टैच्यूज को आग लगा देना। इसके कई उद्देश्य थे।
पहला, ये उसके पोषण को पचाने में मदद कर सकता था। दूसरा, ये संभावित खतरों को पहले ही खत्म कर सकता था। वैक्स स्टैच्यूज को जीवित होने और एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हमला करने से रोक सकता था। अंत में ये एक अराजक स्थिति पैदा कर सकता था जो काउंट पुफर की गुप्त योजना को बाधित कर दे, जिससे उनकी आगे की खोज में संदेह और भ्रम पैदा हो सके। अराजकता अक्सर अवसर पैदा करती है। सूं सूं सूं। एक तेज गति के साथ उसने क्रिम्सन फायर रेवेंस की बौछार छोड़ दी, जो वैक्स स्टैच्यूज की ओर लपकी। फायर रेवेंस के 2 बैच भेजने के बाद लूमियन एक घुटने के बल बैठ गया और अपने हाथों को जमीन पर दबा दिया। उसकी हथेलियों से जलते हुए सांप रेंगते हुए बाहर निकले, वैक्स स्टैच्यूज के ढेर के बीच अपना रास्ता बनाते हुए उन्हें तेजी से सुलगाने लगे। धमाकों का शोर मच गया क्योंकि वैक्स स्टैच्यूज के सिर फटने लगे और उनके निचले हिस्से आग की लपटों में घिर गए, जिससे क्रिम्सन फायर का एक पिंजरा बन गया। मांस जैसा सफेद वैक्स जिससे उनके शरीर बने थे तेजी से पिघलने लगा, तरल बूंदों में बदल गया या नरम होकर टूटने लगा, जिससे वे धमाके और दहन के दोहरे हमले के नीचे नाजुक हो गए। तड़ाक! एक वैक्स स्टैचू की मांसपेशियां पूरी तरह से बिखर गईं, जिससे एक नया चेहरा सामने आया। ये एक इंसानी चेहरा था। वो एक पुरुष था जिसने अपनी आंखें खो दी थीं और बहुत पहले मर चुका था। उसका चेहरा दर्द से भरा हुआ था। चुप्पी के साथ और अधिक वैक्स स्टैच्यूज नरम हुए और ढह गए। बिना किसी अपवाद के उनमें से हर एक के अंदर एक इंसानी लाश थी। वैक्स स्टैच्यूज में बंद लाशों में पुरुष और महिलाएं थे। कुछ के खुले मांस और त्वचा दिख रहे थे, अन्य के सिर और शरीर ऐसे थे जिन्हें मौत के बाद बेरहमी से एक साथ सिल दिया गया था। कुछ के पेट खुले हुए थे, उनकी आंतें उलझी हुई थीं और सफेद वैक्स से भरी हुई थीं, जिससे एक घिनौना नजारा बन रहा था। उन सभी में जो बात समान थी वो थी उनके चेहरों पर उकेरा गया दर्द का खौफनाक भाव, जैसे कि वे अनकहे डरावने अनुभवों से गुजरे हों या अंधेरे दुस्वप्नों में कैद रहे हों। जैसे ही लूमियन ने देखा, पिघला हुआ वैक्स एक गाढ़े तरल में बदल गया, जो मृतक इंसानों के चेहरों से टपक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये प्रताड़ित आत्माएं आग के पवित्र आलिंगन का सामना करते हुए राहत के आंसू बहा रही हों। मूर्तियों के अंदर वास्तव में असली लोग हैं। लूमियन, जिसने डरावने दृश्यों का काफी हिस्सा देखा था, खुद को तनाव में आने से नहीं रोक सका। स्वाभाविक रूप से घृणा और भय महसूस कर रहा था। उसे आखिरकार पता चल गया कि रेड स्वान कैसल के वे साधारण लोग कहाँ गए थे, जो उसके दुस्वप्नों में पागल हो गए थे और खुद को म्यूटिलेट कर लिया था। लूमियन कार्बाइड लैंप को पकड़कर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसके शरीर से क्रिम्सन फ्लेम्स फूट पड़ी, जो जलते हुए उल्काओं में बदल गईं और वैक्स स्टैचू से भरे कमरे के हर कोने में फैल गईं, जिससे वो एक नरक में बदल गया। मांस जैसा सफेद वैक्स जोर शोर से जलने लगा, खुद को तब तक फीड करता रहा जब तक कि आग के भस्म करने के लिए कोई जगह नहीं बची। लूमियन की आंखों में लाल लपटें और उसके पीले चेहरे पर गाढ़े वैक्स के आंसू प्रतिबिंबित हो रहे थे। उसने अपनी नजर नहीं हटाई, बल्कि गौर से देखता रहा। उस पल उसे अपनी पायरोमैनियाक क्षमताओं की एक नई समझ प्राप्त हुई। एक समय जो धुंधला तीसरा एक्टिंग प्रिंसिपल था, वो स्पष्ट हो गया। पायरोमैनियाक ने कहर बरपाया और भारी तबाही मचाई। जहां तक पायरोमैनियाक्स की बात है, वे स्वेच्छा से किसी पर भी आपदा और विनाश ला सकते थे। लूमियन ने पूरी श्रद्धा से चाहा कि वे पाखंडी और जो पागल हो गए थे और केवल दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते थे, वे आग की लपटों में घिर जाएं। अपने विभिन्न कार्यों को इस सिद्धांत में समाहित करने के बाद लूमियन को एक असामान्य रूप से स्पष्ट एहसास हुआ कि उसका पायरोमैनियाक पोषण पूरी तरह से पच चुका है। वो एक काल्पनिक टूटने वाली आवाज भी सुन सकता था। धमक की आवाजों की एक सीरीज के साथ बेजान लाशें अपने वैक्स सपोर्ट से मुक्त होकर एक एक करके जमीन पर गिर गईं। वे ढेर हो गईं और भी जोर से जलने लगीं। अचानक वैक्स स्टैचू रूम के विपरीत एग्जिट से लकड़ी का दरवाजा चरचरा कर खुला। वैक्स स्टैचू आर्टिसन, जिसकी घनी दाढ़ी और बाल एक इंसानी शेर की तरह लग रहे थे, लूमियन के सामने खड़ा था। उसकी लोहे जैसी काली आंखें छत की ओर उठती लपटों से सुर्ख लाल हो गई थी। उसकी आवाज इथरियल लग रही थी जब उसने पूछा, क्यों? तुमने मेरी वैक्स स्टैच्यूज को आग क्यों लगाई? लूमियन ने जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपने दाहिने कंधे पर मौजूद ब्लैक मार्क को एक्टिवेट कर दिया। स्पिरिट वर्ल्ड ट्रैवर्सल। उसके कपड़ों के भीतर एक वर्णक्रमीय रोशनी टिमटिमाई और उसका रूप तेजी से वैक्स स्टैचू आर्टिसन के बगल में प्रकट हुआ। लगभग उसी समय लूमियन ने अपने होंठ खोले। उसके मुंह से एक पीली सुनहरी गैसीय रोशनी निकली और वैक्स स्टैचू आर्टिसन के सिर पर लगी। ग्रे ब्लैक रोब पहना हुआ वैक्स स्टैचू आर्टिसन स्पष्ट रूप से डगमगाया, जैसे पल भर के लिए अपना संतुलन खो रहा हो। वो पूरी तरह से बेहोश नहीं हुआ। यह ऐसा था जैसे वो एक साइकिक पियर्सिंग से गुजरा हो और दर्द से प्रेरित सदमे की स्थिति में हो। लूमियन केवल स्पेल ऑफ हरम पर निर्भर नहीं रहा। उसने अपनी तैयार बाईं हथेली उठाई और परतों में कसकर कंप्रेस की गई एक लाल आग की गेंद को फायर इन्फ्यूजन के साथ वैक्स स्टैचू आर्टिसन के मुंह और नाक में झोंक दिया।
आग की गेंद धीरे धीरे सफेद रंग में बदलते हुए टारगेट के मुंह और नथुने में घुस गई, उसके मस्तिष्क में प्रवेश कर गई। धमाका! जलती हुई सफेद आग की गेंद अंदर से बाहर की ओर फट गई, जबकि लूमियन ने देखा कि वैक्स स्टैचू आर्टिसन का सिर फटने से पहले तेजी से फैल गया। जलते हुए मांस और खून के छींटे उड़े। लूमियन ने पहले से तैयार होकर अपने दाहिने हाथ में पकड़े कार्बाइड लैंप से अपने चेहरे को ढाल लिया, जिससे उसके हाथ का पिछला हिस्सा खून से सन गया। धमक के साथ वैक्स स्टैचू आर्टिसन, जिसका केवल आधा सिर बचा था, डगमगाया और जमीन पर गिर गया। लूमियन, जिसने सावधानी पूर्वक हमलों का एक क्रम तैयार किया था, खुद को पल भर के लिए हैरान पाया। उसने स्थिति के इतनी आसानी से सुलझने की उम्मीद नहीं की थी। उसने पहले ही भांप लिया था कि रहस्यमयी वैक्स स्टैचू आर्टिसन एक कठिन चुनौती पेश कर सकता है, और उसने खुद को तुरंत टेलीपोर्ट करने के लिए तैयार कर लिया था यदि चीजें खराब होती। यह ध्यान देने योग्य था कि जो वैक्स स्टैचू पहले पुनर्जीवित हुआ था, वो स्वयं वैक्स स्टैचू आर्टिसन से अधिक शक्तिशाली था। केवल उसकी उपस्थिति लूमियन के शरीर और दिमाग पर भारी पड़ रही थी, जिससे वो लगभग प्रतिरोध करने में असमर्थ हो गया था। क्या उसके पास इन वैक्स स्टैचूज को बनाने की अनूठी क्षमता थी, लेकिन उसमें आंतरिक शक्ति की कमी थी? या क्या उसे इन डरावने वैक्स फिगर्स को जीवन देने के लिए सोरॉन परिवार के अंडरग्राउंड पैलेस से शक्ति खींचने की आवश्यकता थी? शायद मेरा हमला बहुत तेज था, जिससे उसे रिएक्ट करने का समय नहीं मिला। वो किसी बाहरी शक्ति का उपयोग करने से पहले ही मौके पर ही मर गया। लूमियन ने वैक्स स्टैचू आर्टिसन की ओर नीचे देखा और स्थिति का जायजा लिया। डॉट 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 अंडरग्राउंड पैलेस की गहराई में सफेद मोमबत्तियों से सजे एक हॉल के भीतर बुफर सोरॉन, जो एक कोने में बैठा था, उसने अचानक अपनी आंखें खोलीं और कक्ष के केंद्र में स्थित ब्रॉन्ज कॉफिन पर अपनी नजर गड़ा दी। कॉफिन के चारों ओर कई मोमबत्तियां बिना किसी चेतावनी के अजीब तरह से बुझ गईं। क्या पुफर अपने पैरों पर खड़ा हो गया? उसका चेहरा घबराहट में थोड़ा मुड़ गया। डॉट 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 वैक्स स्टैचू रूम के एग्जिट पर लूमियन ने वैक्स स्टैचू आर्टिसन के शरीर से निकलने वाली लाल चमक देखी। शुरुआत में चमक सिर की ओर बढ़ी, लेकिन वैक्स स्टैचू आर्टिसन के सिर का केवल एक छोटा सा हिस्सा बचा था। नतीजतन ये उसकी छाती की ओर स्थानांतरित हो गई, फिर भी ये बिखर नहीं सकी। लूमियन को थोड़े आश्चर्य का एहसास हुआ। उसने वैक्स स्टैचू मास्टर के ग्रे ब्लैक रोब को फाड़ दिया, जिससे उसकी छाती सामने आ गई। वहां एक भयानक कोयले जैसा काला घाव था, और जहां उसका दिल होना चाहिए था वो जगह खाली थी। दिल गायब है। एल्रोस ने उल्लेख किया था कि सोरॉन परिवार के सदस्यों के दिल अंडरग्राउंड पैलेस में गहराई से भेजे जाने चाहिए। लूमियन ने वैक्स स्टैचू आर्टिसन की दुर्जे लेकिन नाजुक प्रकृति के पीछे के कारण को धुंधला सा समझा। अंततः लाल रोशनी एक ईथरियल इकाई में बदल गई, जिसमें अनगिनत धारियां थीं, जो खून के रंग के छोटे दिमाग जैसी लग रही थी। इसके महत्व के बारे में अनिश्चित होकर लूमियन ने इसे छिपा दिया और बाहर निकल गया। कमरे में आग जलती रही, लेकिन किसी अज्ञात कारण से वे फैलने में विफल रहीं। डॉट 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 पत्थर के पिलर वाले हॉल में, जहां काली मकड़ी के साथ टकराव हुआ था, अल्बस और एल्रोस ने देखा कि लूमियन वापस आ गया है, हाथ में एक कार्बाइड लैंप पकड़े हुए जिससे हल्की पीली रोशनी निकल रही थी। लगभग उसी समय उन्होंने लूमियन के शरीर पर खून के धब्बे देखे। क्या तुमने कवि को मार डाला? अल्बस ने मजे लेते हुए पूछा। लूमियन ने अपना सिर हिलाया और शांति से जवाब दिया, मैंने वैक्स स्टैचूज बनाने वाले को मार डाला। कर अल्बस की आंखें थोड़ी फैल गईं और उसकी आईब्रोज फड़कने लगीं। एल्रोस का मुंह खुला का खुला रह गया, जैसे उसके गले में कुछ फंस गया हो। उसने जल्दी से मुस्कुराते हुए एक मीनिंगफुल नजर से लूमियन के चेहरे को गौर से देखा। उस पल में अल्बस वापस नॉर्मल हो गया और लूमियन की तरफ देखने लगा। उसने अपनी जबान चटखारी और कहा, तुम सच में रूथलेस हो। तुम वापस गए और उस वैक्स स्टैचू वाले आदमी को मार दिया। मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी। उसने मुझे वैक्स स्टैचूज जलाने से रोका था, लूमियन ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा। अल्बस की आईब्रोज फिर से फड़कीं। क्या तुमने सच में उन्हें जला दिया? बिल्कुल, लूमियन ने ईमानदारी से अपनी फाइंडिंग्स शेयर की। वैक्स स्टैचूज की सतह पिघल गई और ऊपर की परत हट गई, जिससे इंसानी लाशें दिखने लगीं। अल्बस को बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। उसने तालियां बजाईं और मजाक उड़ाते हुए मुस्कुराया। बहुत अच्छे। मुझे तुम्हारी हिम्मत की तारीफ करनी चाहिए। ऐसा लग रहा था जैसे वो कह रहा हो कि मैं जाहिल और निडर हूं। लूमियन को यकीन नहीं था कि अल्बस सच में उसकी तारीफ कर रहा था। एल्रोस ने अपनी मुस्कान बनाए रखी और एक बायस्टैंडर की तरह बोली, सॉरन फैमिली इकलौती नहीं है जो रेड स्वॉन कासल में पागल हो गई है। बटलर, गार्ड्स, वैलेट्स और मेड्स भी पागल हो चुके हैं। म्यूटिलेशन के बाद उनकी मौतें भयानक हैं। उनके परिवारों और जनता के लिए ये जानना ठीक नहीं है। वे केवल उनके गायब होने की रिपोर्ट दे सकते हैं और उन्हें बड़ी रकम कॉम्पेंसेट कर सकते हैं।
फिर भी वे अभी भी नए सर्वेंट्स भर्ती कर सकते हैं। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि सैलरी ज्यादा है, या इस मामले को दबा कर रखा गया है? क्या वे सिर्फ उन फॉरेनर्स को चुनेंगे जो अभी अभी ट्रायर आए हैं और कुछ नहीं जानते? लुमियन जानता था कि सौरन जैसे पुराने परिवारों के पास ऐसे सर्वेंट्स थे जो पीढ़ियों से उनकी सेवा करते थे, लेकिन उनकी संख्या पहले से ही लिमिटेड थी। क्या हमें आगे बढ़ना चाहिए? एलरॉस ने पूछा। बिल्कुल। लुमियन अभी भी उस बुरी तरह घायल ब्लैक स्पाइडर को ट्रैक करना चाहता था और उससे बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक निकालना चाहता था जो विदर्ड ब्लैक हार्ट की स्टडी करने के लिए काम आएगा। एल्बस मेडिची ने अपने एक्शन से जवाब दिया और हॉल के अंदर और गहराई में चला गया। कार्बाइड लैंप की पीली रोशनी में अंधेरा धीरे धीरे कम होने लगा, जिससे उस म्यूटेटेड जायंट स्पाइडर का गहरा लाल खून बहता हुआ दिखने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, उसने लापरवाही से एलरॉस से पूछा, निकालने गए दिलों को अंडरग्राउंड पैलेस की गहराई में भेजने के लिए कौन जिम्मेदार है? सिर्फ इसलिए कि सौरन फैमिली के मेंबर्स पागल हो जाते हैं और अंडरग्राउंड पैलेस की गहराई में गायब हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सौरन फैमिली के साधारण मेंबर्स वहां नहीं जा सकते। खास तौर पर रेड स्वॉन कासल का उत्तराधिकारी अक्सर अंडरग्राउंड मेज के कुछ कमरों और हॉल्स में जाता है। ये पहली बार तब शुरू होता है जब पॉवर किंग स्पाई खेलते समय राजा बनता है। उस भड़कीली और हिंसक भावना से प्रभावित होकर लूमियन को उस इनविजिबल एंटिटी की याद आई जो किंग स्पाई गेम जीतने के बाद उसके सिर के ऊपर मंडरा रही थी, जबकि ब्लड एम्परर के ऑरा के कारण वो नीचे आने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। जल्द ही तीनों हॉल के अंत तक पहुंच गए। एक खुले लकड़ी के दरवाजे के जरिए उन्होंने एक कॉरिडोर का पीछा किया जिसमें दोनों तरफ सैनिकों के कई रिलीफ्स खुदे हुए थे और कुछ स्टोरेज रूम्स भी थे। पीली रोशनी और आगे चमकी। पहले एक लकड़ी के दरवाजे की आउटलाइन दिखाई दी, फिर एक आकृति। उस फिगर ने हल्के रंग का फॉर्मल सूट पहना था और उसके बाल घुंघराले और काले थे। उसका हुलिया थोड़ा घटिया था और वो साफ तौर पर इस गैदरिंग का हिस्सा था। वो अर्नस्ट यंग था, जो काउंट पाउफर की टीम का क्रिटिक था। क्या तुम खो गए हो? एल्बस मेडिची ने बड़े उत्साह के साथ उसका स्वागत किया। अर्नस्ट यंग ने एक कार्बाइड लैंप पकड़ी हुई थी जिससे अब कोई रोशनी नहीं निकल रही थी, और वो कड़वाहट के साथ मुस्कुराया। हम पहले ही अलग हो चुके थे और हर किसी को लगा कि हमें काउंट का क्राउन मिल सकता है, लेकिन इससे पहले कि मैं ध्यान से तलाश कर पाता, कार्बाइड लैंप अचानक बुझ गई। मेरे पास अंधेरे में वापस लौटने और बेल रोप वाले कमरे को खोजने के अलावा कोई चारा नहीं था। कितनी बदकिस्मती है, एल्बस ने अर्नस्ट यंग के लिए बढ़ा चढ़ाकर आह भरी। वो पहले ही खुले दरवाजे तक पहुंच चुका था और अर्नस्ट यंग के बगल में खड़ा हो गया। अचानक उसके खाली बाएं हाथ से गहरे लाल आग के गोले निकले, जो क्रिटिक के पास गिरे और लपटों का एक जलता हुआ घेरा बना दिया। ये तुम क्या कर रहे हो? अर्नस्ट यंग ने हैरानी में पूछा। एल्बस ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं यहाँ इलाके को रोशन करने में तुम्हारी मदद करने आया हूँ। क्या ये अब बहुत ब्राइट नहीं है? अर्नस्ट यंग खामोश हो गया। उसके चेहरे पर लाल लपटें नाच रही थीं। उसे हैरानी नहीं है कि एल्बस आग पैदा कर सकता है और उसके पास सुपर पावर्स हैं। लूमियन ने महसूस किया था कि जब उसने अर्नस्ट यंग को देखा था तो कुछ गड़बड़ थी, जैसे पावरफुल सौरन द्वारा भेजा गया कोई ट्रबल मेकर हो। हालांकि ये कहना कि कुछ गड़बड़ थी एक अंडरस्टेटमेंट था, वो पूरी तरह एबनॉर्मल था। आग भड़क उठी और अर्नस्ट यंग के आसपास का तापमान बढ़ गया। लूमियन ने नजर डाली और क्रिटिक के चेहरे पर एक अजीब सी नरमी देखी। अर्नस्ट यंग की स्किन से एक चिपचिपा मोम जैसा तरल रिसने लगा। जैसे ही लूमियन का माथा ठनका, एल्बस ने अपने हाथ आगे बढ़ाए, आगे झुका और लकड़ी के दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया। चरचराहट की आवाजों के बीच दरवाजे के पीछे का नजारा पीली रोशनी से रंगा हुआ था। दीवारों में अलग अलग साइज के ताबूत तराशे गए थे। छत से जंजीरें लटकी हुई थीं और उनसे अलग अलग रंगों के ताबूत लटक रहे थे। जमीन अनगिनत ताबूतों से भरी हुई थी, जिसमें लोगों के निकलने के लिए केवल संकरे रास्ते थे। उस पल में अर्नस्ट यंग ने अपने हाथ उठाए। उसकी आंखें खाली थीं और उसने अपना चेहरा नोच डाला। आधी मोम, आधी असली स्किन उतर गई, जिससे खूनी मांस और गहरी नीली, लगभग काली खून की नसें दिखाई देने लगीं। खून और जलते हुए मोम की एक तेज गंध हवा में फैल गई, जिससे हॉल के सभी ताबूत एक साथ कांपने लगे। बैंग, बैंग, बैंग। अलग अलग रंगों के ताबूतों के ढक्कन एक के बाद एक खुले और कॉम्पाउंड आइज, घनी झाड़ियों जैसे बालों और मुरझाए हुए दिलों वाले काले विशाल मकड़े रेंगते हुए बाहर आए। हवा में सरसराहट की आवाजें भर गईं, क्योंकि विशाल काले मकड़ों ने हॉल के लगभग हर कोने को ढक लिया। लूमियन और दूसरों की ओर निशाना साधते हुए उन्होंने अपने मुंह फैलाए और जल्दी से एक गहरा लाल आग का गोला बनाया जो लगभग सफेद था। अनेक आग के गोले निकले, जैसे किसी आर्टिलरी बैटरी से एक साथ गोले दागे गए हों। चाहे वो लूमियन हो, एल्बस हो या एलरॉस, वे सभी कॉरिडोर के किनारे की ओर लपके और उस जगह से बच गए जो हॉल की तरफ थी। रंबल, रंबल। पूरा कॉरिडोर लपटों में घिर गया था, शॉकवेव से तबाह हो गया था।
दोनों तरफ की दीवारों पर ढहने के निशान दिखने लगे। लूमियन का टारगेट बगल का एक खाली स्टोरेज रूम था, जिससे वो हिंसक बमबारी से सफलतापूर्वक बच गया। एलरॉस का भी यही हाल था। सिर्फ एल्बस ने अर्नस्ट यंग को कवर के रूप में इस्तेमाल किया। लगातार होने वाले धमाकों के बीच वो क्रिटिक जिसने अपने चेहरे का ज्यादातर हिस्सा खो दिया था, टुकड़ों में बिखर गया। मांस और खून के छींटे पड़े और उसके शरीर के कुछ हिस्से मोमबत्तियों की तरह पिघल गए। सरसराहट की आवाज एक बार फिर गूंजी और अनगिनत काले मकड़े हॉल से बाहर उमड़ते हुए महसूस हुए। सुनते ही लूमियन की खोपड़ी में झुनझुनी होने लगी। उसकी पहली इंस्टिंक्ट जल्दी से टेलीपोर्ट होकर दूर जाने की थी। ऐसे म्यूटेटेड ब्लैक स्पाइडर्स के सामने उसे एक या दो से निपटने में कोई समस्या नहीं थी। दो थोड़ा मुश्किल था, लेकिन तीन का मतलब था कि उसे पीछे हटने पर विचार करना होगा। और अब वहां दर्जनों थे। सो का बेटा, तुम लोग इतने सारे हो। जिंदा रहने के लिए तुम आमतौर पर क्या खाते हो? सिर्फ हवा? लूमियन ने मन ही मन गाली दी और स्पिरिट वर्ल्ड ट्रेवर्सल का इस्तेमाल करने के लिए अपने दाहिने कंधे पर मौजूद काले निशान को एक्टिवेट किया। अचानक उसने एक लगभग इथीरियल महिला की आवाज सुनी। आवाज जल्दी ही और साफ हो गई। ये एलरॉस आइनहॉर्न की थी। फिर हर्मीज भाषा में उस लड़की की आवाज गूंजी। मैं तुम्हें सौरन फैमिली ब्लडलाइन के नाम पर आदेश देती हूँ। इस इलाके को छोड़ दो। सरसराहट अचानक रुक गई और पूरा इलाका एक अकथनीय सन्नाटे में डूब गया। कुछ सेकंड के बाद आर्थ्रोपॉड्स के तेज रेंगने की आवाजें फिर से गूंजी, लेकिन वे सभी दिशाओं में फैल गईं। लूमियन ने स्पिरिट वर्ल्ड ट्रैवर्सल इस्तेमाल करने की अपनी कोशिशें रोक दी और अपनी नजर सामने के कॉरिडोर की ओर डाली। आग धीरे धीरे बुझ गई और कोई काला मकड़ा दिखाई नहीं दिया। लूमियन सोच में डूबा हुआ बगल के स्टोरेज रूम से बाहर निकला और देखा कि सामने के हॉल के सभी ताबूत खुले हुए थे, लेकिन वहां विशाल काले मकड़ों का कोई नामो निशान नहीं था। हल्के रंग की ड्रेस पहने एलरॉस कॉरिडोर में खड़ी थी। उसका दाहिना हाथ कसकर भींचा हुआ था और उसका बायां हाथ नीचे लटका हुआ था। उसका ऑरा पहले से थोड़ा अलग लग रहा था, जैसे किसी सेना का कमांडर इन चीफ अपने वफादार सैनिकों के सामने आ गया हो, जो कुदरती तौर पर एक ऐसा आकर्षण दिखा रहा था जिससे लोग उसके सामने झुक जाएं। क्लैप, क्लैप, क्लैप। एल्बस मेडिची टूटे हुए अर्नस्ट यंग के पीछे से एक लैंप पकड़े हुए खड़ा हुआ। उसने मजाक उड़ाते हुए मुस्कुराया और कहा, क्या तुम एक आइनहॉर्न नहीं हो? तुम सौरन फैमिली का नाम क्यों इस्तेमाल कर रही हो? एलरॉस ने आयन एंड ब्लड क्रॉस ऑर्डर के मेंबर पर एक ठंडी नजर डाली, जिससे उसने अनजाने में अपना मुंह बंद कर लिया। मेरे अंदर आधा सौरॉन ब्लड लाइन है। एलरॉस लूमियन की ओर मुड़ी और फिर से मुस्कुराई। क्या तुम जारी रखना चाहते हो? बिल्कुल। सबसे पहले एल्बस मेडिची ने जवाब दिया। लूमियन ने अपनी गर्दन चटकाई और मुस्कुराया। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। हालांकि उसके अंदर अंडरग्राउंड मेज से भागने की तीव्र इच्छा थी, लेकिन जितना ज्यादा वो अपनी इच्छाओं के आगे झुकना चाहता था, उतना ही वो इसे जाहिर नहीं कर पा रहा था। उसके अनुभव और ओरोर की सीख ने उसे सिखाया था कि ऐसी परिस्थितियों में दूसरों को अपने असली विचार अंदाजा न लगाने दें। एलरॉस के चारों ओर का ऑरा, जिसने लोगों को अनजाने में वश में कर लिया था, धीरे धीरे गायब हो गया और वो अपनी आज्ञाकारी स्थिति में वापस आ गई। लूमियन और एल्बस साथ साथ सामने के हॉल में दाखिल हुए और देखा कि अलग अलग रंगों के लकड़ी के ताबूत खाली थे। जिन लाशों का वहां होना चाहिए था, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें विशाल काले मकड़ों ने खा लिया हो। जैसे ही वो मास्टूम से गुजरने वाला था, लूमियन को एक कोने में फैला हुआ एक बड़ा काला मकड़ा दिखा। उसका किनारा बुरी तरह से फटा हुआ था और गहरा लाल खून बहना जारी था। ये वही बियॉन्ड क्रीचर था जिसने पहले तीनों हंटर्स से लड़ाई लड़ी थी। अपनी गंभीर चोटों के कारण ये एलरॉस के ऑर्डर्स के मुताबिक टूम को नहीं छोड़ सका। ये सिर्फ वहीं रह सकता था जहां था और अपने जख्म चाट सकता था। लूमियन और दूसरों को देखकर विशाल काले मकड़े ने अपना आधा शरीर उठाया और एक धमकी भरी चीख निकाली। काले मकड़े की पीठ पर मुरझाए हुए दिल को देखते हुए लूमियन लापरवाही से मुस्कुराया और बोला, ये मेरा है और बाकी युद्ध का माल तुम्हारा है। ये कैसा रहेगा? आल्बस मेडिची हंसा। क्या तुम सिर्फ यही देख रहे हो? तुम्हें सिर्फ ऐसी चीजों की परवाह है। एलरॉस के होंठ एक हल्की मुस्कान में मुड़ गए। मुझे इससे कोई समस्या नहीं है, लेकिन चूंकि ये तुम्हारे युद्ध का माल है, इसलिए तुम इसे खुद हासिल कर सकते हो। मैं कोई मदद नहीं दूंगी। मुझे ये पसंद आया। तुम कभी कभी कुछ अच्छा कह सकती हो। एल्बस ने लूमियन पर अपनी नजर डालने से पहले एलरॉस की तारीफ की। दो हंटर्स, एक पुरुष और एक महिला, लूमियन की परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करने के इंतजार में लग रहे थे। विशाल काले मकड़े को गंभीर चोटें आई थी, लेकिन उसने साफ तौर पर लड़ने की अपनी क्षमता नहीं खोई थी। चैप्टर 430, रेकलेस। एल्बस और एलरॉस की नजरों को महसूस करते हुए लूमियन हाथ में कार्बाइड लैंप लेकर सावधानी से उस घायल काले मकड़े की ओर बढ़ा।
एक हंटर होने के नाते उसे अपने दोनों साथियों की मौजूदा मानसिकता की अच्छी समझ थी। ये एक अंधेरे जंगल में रास्ता खोजने जैसा था। हर किसी ने शिकारी की भूमिका निभा रखी थी, लेकिन जैसे ही किसी ने अपनी कमजोरी दिखाई वे शिकार बन जाते थे और उन पर सामूहिक हमला होने का खतरा बढ़ जाता था। एल्बस और एल्रोस लूमियन की हालत और उसकी काबिलियत के बारे में जानकारी चाहते थे। उन्हें इस बात पर शक था कि लूमियन ने इतनी आसानी से उस वैक्स स्टैचू आर्टिजन को खत्म कर दिया होगा। उनका मानना था कि उसे इसके लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ी होगी। इसके अलावा वे किंग स्पाई गेम के पिछले विजेता के सटीक सीक्वेंस और उसके पास मौजूद मिस्टिकल आइटम्स का पता लगाना चाहते थे। लूमियन को उस गंभीर रूप से घायल काले मकड़े को खत्म करने में कोई झिझक नहीं थी, लेकिन वो एल्बस और एलरोस के सामने अपने खास पत्ते स्पिरिट वर्ल्ड ट्रैवर्सल और स्पेल ऑफ हरम्फ खोलने को तैयार नहीं था। जैसे जैसे वो मकड़े के करीब पहुंचा, उसके दिमाग में विचार दौड़ने लगे। वो ऐसी रणनीति सोच रहा था जिसमें कम से कम लागत और समय लगे और काम सीधा हो जाए। लूमियन की नजर काले मकड़े के फटे हुए हिस्से पर गई, जो अपने साथियों की तरह हॉल में फंसा हुआ था और उससे गहरा लाल खून निकल रहा था। अपने बाएं हाथ से उसने चुपके से अपनी जेब से एक चांदी की बाली निकाली और उसे अपने बाएं कान के निचले हिस्से पर पहन लिया। लिए पायरोमेनियाक पोशन को पूरी तरह पचाने के बाद लूमियन की भावनाएं स्थिर हो गई थीं। अब वो गुप्त रूप से फ्लॉग बॉक्सिंग ग्लव्स का इस्तेमाल कर सकता था और लाई का उपयोग कर सकता था। उसके चारों ओर गहरे लाल रंग के जलते हुए फायर रेवंस प्रकट हुए। लगभग उसी समय उस विशाल काले मकड़े ने रिएक्ट किया। उसके अंदर मौजूद मुरझाए हुए दिल से एक गहरी लाल चमक निकली, जिससे कई खतरनाक फायरबॉल्स बन गए, जैसे कि वो एक सुरक्षात्मक लाल जाल बुन रहा हो। स्वूश, स्वूश, स्वूश। लूमियन के चारों ओर चक्कर काट रहे फायर रेवंस बाहर निकले। हर कोई अपने लक्ष्यों की ओर एक अलग रास्ते पर बढ़ रहा था। मकड़े के शरीर से 100 से ज्यादा गहरे लाल फायरबॉल्स निकले, जो डरावनी आवाजों के साथ आगे बढ़े। रंबल। एक पल में कुछ फायर रेवंस को फायरबॉल्स ने बीच में ही रोक लिया, जबकि दूसरों ने उन्हें उड़ा दिया, जिससे काले मकड़े के चारों ओर धमाकों की एक सीरीज शुरू हो गई और एक के बाद एक लपटें निकलने लगीं। उसी सटीक समय पर एक चमकता हुआ फायरबॉल हॉल के निकास द्वार की ओर तेजी से बढ़ा। लूमियन इसी मौके का इंतजार कर रहा था। उसने अपना बायां हाथ उठाया और अपनी उंगलियां चटकाईं। एक तेज धमाके के साथ वो चमकता हुआ फायरबॉल अपना रास्ता भटक गया और जमीन पर गिर पड़ा। फटने के बजाय लपटें ऊपर की ओर उठी, जिससे काले मकड़े की आकृति साफ दिखने लगी। लूमियन आगे बढ़ा, उसका बायां हाथ गहरे लाल लपटों से जल रहा था। वे लपटें एक के ऊपर एक तह बनाकर तब तक दबती रहीं, जब तक कि वे लगभग सफेद न हो गईं। मकड़े के पास पहुंचकर, जो टक्कर से सुन पड़ा था, लूमियन झुका और उसने अपना बायां हाथ घुमाया, जलते हुए सफेद फायरबॉल को उस भयानक घाव पर दबा दिया, जिससे वो जीव के शरीर के अंदर तक पहुंच गया। अपने अंगों को बेतहाशा हिलाते हुए काला मकड़ा मुश्किल से मुड़ पाया। लूमियन ने पहले ही पीछे झुककर लुढ़कने के मौके का फायदा उठा लिया था, जिससे उनके बीच की दूरी बढ़ गई। वो फायर रेवंस और फायरबॉल द्वारा बनाए गए लाल समुद्र के पास प्रकट हुआ, खुद को उस जीव के हिंसक प्रभाव से दूर कर लिया। बूम। वो सफेद गर्म फायरबॉल काले मकड़े के शरीर के अंदर फट गया। जलने की प्रक्रिया शायद बाहर से साफ नहीं दिख रही थी, लेकिन गैस के तेज विस्तार ने उस बियॉन्डर जीव को अंदर से पूरी तरह फाड़ दिया, जिससे उसका कठोर कवच और मांस बाहर निकल आए। उस विशाल काले मकड़े ने एक रोंगटे खड़े कर देने वाली चीख निकाली और उसकी 8 बालों वाली टांगे बेतहाशा पीछे हट गईं। लूमियन ने समय बर्बाद नहीं किया और उसे संभलने का मौका नहीं दिया। उसने एक गहरा लाल भाला तैयार किया, जो लगभग सफेद चमक रहा था, और उसे उस जीव की ओर फेंक दिया। वो जलता हुआ भाला हवा में लहराते हुए उस खुले घाव को चीर गया और उसने विशाल काले मकड़े को जमीन पर कील की तरह गाड़ दिया। भाला बिखर गया, जिससे उसका अंदरूनी हिस्सा जलने लगा। काला मकड़ा शांत होने से पहले कुछ बार छटपटाया। लूमियन अपने गिरे हुए दुश्मन के पास पहुंचने के लिए नहीं भागा। वह एल्बस और एलरोस की ओर मुड़ा। मुस्कुराहट के साथ उसने लाई उतारा और कहा, सब तय हो गया। जैसे ही उसने बात की, उसने दर्जनों गहरे लाल फायर रेवंस बुलाए और उन्हें उस बेजान दिख रहे काले मकड़े की ओर तेजी से भेज दिया। बूम। काले मकड़े ने एक बार फिर छलांग लगाई और खुद को खत्म कर लिया। वो मरने का नाटक कर रहा था। किस्मत से लूमियन ने अपनी दूरी बनाए रखी थी और वो जाल में नहीं फंसा। उसने सिर्फ एक दर्जन फायर रेवंस की बलि दी। बाकी गहरे लाल फायर रेवंस मकड़े के बिखरे हुए शरीर पर टूट पड़े और वहां फिर से शांति छा गई। ये देखकर एल्बस ने धीरे से सिर हिलाया और अनिच्छा से स्वीकार किया, बुरा नहीं है। एलरोस ने सोच समझकर देखा, लेकिन लूमियन की घोषणा पर तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लूमियन उस स्थिर पड़े काले मकड़े की ओर मुड़ा और उसके पास जाने से पहले उसके शरीर से लोहे जैसी काली रोशनी निकलने का इंतजार करने लगा। मकड़े की हालत का जायजा लेने के बाद उसने उसकी इस गंभीर रूप से घायल स्थिति का फायदा उठाने का फैसला किया।
संभावित कमियों में उसकी फ्लेम कंट्रोलिंग शक्ति और फुर्ती में गिरावट शामिल थी। इसलिए उसने लाई को एक्टिवेट किया और अपनी गति और फुर्ती को उसके बराबर करने के लिए इसके फ्लेम कंट्रोलिंग गुणों का इस्तेमाल किया। लोहे जैसी काली रोशनी मकड़े की आंखों पर इकट्ठा नहीं हुई, जैसा कि लुमियन ने उम्मीद की थी। इसके बजाय वो उसकी पीठ में धंसे हुए मुरझाए काले दिल में एक धारा की तरह बह गई। लुमियन अपने शिकार के पास रुक गया, सामने के नजारे को देखकर हैरान रह गया। बियॉन्ड अ कैरेक्टरिस्टिक बाहर निकलने के बाद उसने किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले उसे इकट्ठा करने का फैसला किया। उसने सावधानी से वो मुरझाया हुआ दिल, काली आंखें और मुंह से जहर की ग्रंथियां निकाली और उन्हें अलग अलग छिपे हुए बैगों और धातु के डिब्बों में रख लिया। मुझे ये मत बताना कि तुम सिर्फ एक पायरोमेनियाक हो और अभी तक कंस्पायरर नहीं बने हो, एल्बस ने ताना मारा। तुम्हें बखूबी पता है कि मैं हाल ही में तब पायरोमेनियक बना जब मैं आयरन एंड ब्लड क्रॉस ऑर्डर में शामिल हुआ। लुमियन मन ही मन बुदबुदाया। वो सीधा खड़ा हुआ और मुस्कुराया। ये सच है, मैं अभी भी सिर्फ एक पायरोमेनियाक हूँ। पायरोमेनियाक्स उस वैक्स स्टैचू आर्टिसान को हराने के काबिल नहीं होते। एलरॉस धीरे से बड़बड़ाई। एल्बस की नजर थोड़ी देर के लिए लुमियन की जेब की ओर गई जहां लिए छिपा हुआ था, लेकिन उसने और कुछ नहीं कहा। देखें, मैं सच बोल रहा हूँ। अगर आपको मुझ पर शक है और कुछ और लगता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लुमियन धीरे से हंसा। उसने कार्बाइड लैंप उठाई और हॉल के निकास की ओर चल दिया। एक और अंधेरे कॉरिडोर को पार करने के बाद वे एक हल्की रोशनी वाले कमरे में पहुंचे। उस पीली रोशनी के बीच लोहे के कवच पहने सैनिक दिखाई दिए, जिन्होंने सुनहरे धागों से सजी नीली कोट पहनी हुई थी। बच्चों के खिलौनों के विपरीत उनमें से हर एक लगभग 2 मीटर लंबा था। उनके पास मौजूद भालों से ठंडी चमक निकल रही थी और वे बेहद तेज लग रहे थे। अगर ये जिंदा हो जाएं, तो ये एक पूरी सेना होगी, एल्बस ने खास अंदाज में कहा। सेना? सैनिक? लुमियन को अचानक किंग स्पाई गेम की वो अधीनता वाली इच्छा याद आई। उसे याद आया कि जब उस वैक्स स्टैचू ने उस पर हमला किया था तो उसने क्या किया था, और आयरन एंड ब्लड क्रॉस ऑर्डर के अंदर की साफ पदानुक्रम ब्रिगेड कमांडर, डेप्यूटी ब्रिगेड कमांडर, कमांडिंग ऑफिसर, एनसीओ और सोल्जर। इन विचारों के बीच लुमियन ने एक शिक्षित अंदाजा लगाया। क्या हंटर पाथवे के ऊंचे पद सैन्य पदानुक्रम, आज्ञाकारिता और रेजिमेंटेशन से जुड़े हो सकते हैं? वे वैक्स स्टैचूज आदेशों का इंतजार कर रहे सैनिकों की तरह लगते हैं, जैसे कि ये लोहे के पुतले हों। क्या हंटर पाथवे का कोई हाई सीक्वेंस बियॉन्डर खास तरह के सैनिक बनाने की शक्ति रख सकता है? रेड स्वॉन कासल का ये अंडरग्राउंड पैलेस वाकई हंटर पाथवे के सार से भरा हुआ है। कोई आश्चर्य नहीं कि मैं इस रास्ते के जीवों से इतनी बार मिलता हूँ। इसका मतलब था कि लुमियन को तलाश करने की जरूरत नहीं थी। उसे बस पुरस्कार पाने के लिए लड़ाई में शामिल होना था। क्या खतरनाक शिकार का मैदान है जो मुझे शिकार बना सकता है, फिर भी काफी फायदे देता है। उसने एक गहरी आह भरी। लुमियन ने देखा कि एल्बस मेडिची ने सफेद फायरबॉल्स की परतें तैयार की और उन्हें लापरवाही से कमरे में भेज दिया। वे फायरबॉल्स फटे नहीं, वे जमीन के ऊपर खामोशी से मंडराने लगे और लोहे के सैनिकों के कंधों और टोपियों पर टिक गए। कमरे से बाहर निकलने के बाद एल्बस ने कार्बाइड लैंप अपने बाएं हाथ में ले ली, अपनी दाहिनी हथेली उठाई और लुमियन की नकल करते हुए अपनी उंगलियां चटकाईं। रंबल, रंबल, रंबल। पीछे के कमरे में वे सफेद फायरबॉल्स एक के बाद एक फटने लगे, जिससे हर तरफ आग लग गई और जमीन थोड़ी कांपने लगी। डिलेड एक्सप्लोजन। पायरोमेनियाक की शक्तियों में से एक डिलेड एक्सप्लोजन। कमरे के सैनिक धातु के बने होने के बावजूद उस भयानक झटके से उनके अंग या अंदरूनी हिस्से टूट गए। कुछ तो दीवार गिरने से ईंटों के नीचे दब गए। लुमियन की नजर को देखते हुए एल्बस के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान थी। छिपे हुए खतरों को खत्म करने के लिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने उन वैक्स स्टैचूज के साथ किया था। मुझे लगा कि तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी, लुमियन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। एल्बस की हरकतों को देखकर लुमियन उसका इरादा समझ गया। वो ये देखकर हैरान था कि रेड स्वॉन कासल के अंडरग्राउंड पैलेस में खुद को बचाने का एक तरीका मौजूद था। धमाके या लपटें कितनी भी तेज क्यों ना हो, उनका असर एक ही कमरे तक सीमित रहा और वे बाहर नहीं फैली। वाकई ऐसे सुरक्षा उपायों के बिना रेड स्वॉन कासल बहुत पहले ही ढह गया होता, वहां रहने वाले राक्षसों को देखते हुए। लुमियन ने आगे एक और नीचे की ओर जाता कॉरिडोर देखा। कॉरिडोर के अंत में लोहे के 2 भारी दरवाजे खड़े थे, जिनकी काली सतह पर लाल रंग के बड़े धब्बे थे, जैसे किसी ने उन पर खून छिड़क दिया हो। एलरोस ने एक गहरी सांस ली और लुमियन और एल्बस से आगे बढ़ गई। वो दरवाजे तक पहुंची, सावधानी से कार्बाइड लैंप नीचे रखी, अपने हाथ आगे बढ़ाए, आगे झुकी और पूरी ताकत लगा दी। एक चरचराहट की आवाज के साथ वो काला दरवाजा धीरे से खुल गया। जब लुमियन ने मोमबत्तियों की रोशनी का एक विशाल नजारा देखा तो उसकी पलकें फड़कने लगीं।
उसके दुस्वप्न वाला वो कांस्य का ताबूत, ब्रॉन्ज कॉफिन, साफ तौर पर उसकी नजरों के सामने था। उस पल ताबूत के चारों ओर मौजूद सफेद मोमबत्तियों में से लगभग एक तिहाई बुझ चुकी थी, जबकि एक बड़ा हिस्सा अभी भी तेजी से जल रहा था। टिमटिमाती मोमबत्तियों की रोशनी में दरवाजा चरचराया। लूमियन ने तेजी से इलाके का जायजा लिया, लेकिन वहां कोई दूसरा व्यक्ति मौजूद नहीं था। वे तीनों हंटर्स 10 सेकंड से ज्यादा समय तक दरवाजे पर ही खड़े रहे। अंत में एल्बस मेडिची ने अपना सिर घुमाया और ताना मारते हुए पूछा, तुम लोग अंदर क्यों नहीं जा रहे हो? तुम भी क्यों रुक गए? एल्रोस आइनहॉर्न ने जवाब देने के बजाय पूछा, हम आपके नेतृत्व करने का इंतजार कर रहे हैं। लूमियन ने लापरवाही से मुस्कुराते हुए कहा। यह हॉल खतरों और गहरे छिपे रहस्यों से भरा था। जाहिर है वो चाहता था कि दूसरे पहले रास्ते की जांच करें। लूमियन को एहसास हुआ कि वो अकेला ऐसा नहीं सोच रहा था। एल्बस और एल्रोस की भी ऐसी ही भावनाएं थीं। एल्बस ने अपनी नजर हटाई और धीरे से हंसा। चूंकि तुम सब डरपोक हो, तो मुझे ही ये करना होगा। इसके साथ ही वो अचानक एक घुटने के बल बैठ गया और अपने हाथ जमीन पर रख दिए। खामोशी से दो गहरे लाल आग के सांप, फायर सर्पेंट्स, उस कांसे के ताबूत की ओर तेजी से बढ़े। हे, लूमियन की आंखें सिकुड़ गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि एल्बस इतनी लापरवाही से काम करेगा। बिना किसी जांच पड़ताल के सबसे बड़ी समस्या पर हमला करना। एल्रोस का चेहरा जम गया और उसने अनजाने में अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया, जैसे कि वो एल्बस को रोकने की कोशिश कर रही हो।